एक बार तो मैं इस देश के लिए ऑस्कर लेकर आऊँ। काम करने की एनर्जी, मैंने कितने लोगों को देखा आते जाते कास्टिंग वर्ल्ड में, आए जाए छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू बी हियर। रामायण बहुत बड़ी पिक्चर है, क्योंकि वो बड़ा स्टार चाहिए तो इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए, और सबके चेहरे में एक कामनेस चाहिए। वो जो एक वर्ल्ड है ना, वो दुनिया है, और सबकी हिंदी बहुत, जिस हिसाब से राम की दुनिया है वो हिंदी बहुत अच्छी चाहिए। ये सब ब्रीफ था, और हमको एक क्लियर था कि लक्ष्मण के चेहरे में एक कामनेस है, भरत के चेहरे में एक कामनेस है। जो ब्रीफ में मुझे दिया गया है कि इसके अंदर एंगर है, इसके अंदर थोड़ा जो कैरेक्टर ब्रीफ है वो हमको डिटेल में दिया जाता है। बॉम्बे आपको अच्छा एक्टर बना था कि ये गारंटी थोड़ी ना है। ऑनेस्ट फीडबैक देके मतलब मैं माँ बहने कर देता हूँ सच बताने के लिए। जो इरफान करके जो बच्चा टिल्ला पार्टी का, वो रेड लाइट पे मिला था, व्हीली कर रहा था साइकिल के साथ। वो कहीं भी मिल जाते हैं ना, एक्टर कहीं, कलाकार कहीं भी मिल जाते हैं। और जिस दिन आपको मौका मिल गया, पंकज को मौका मिला गैंग से पर टक से हो गया, राजकुमार को शायद में मौका मिला, चेंज हो गया, अविनाश तिवारी को लैला मजनू में मिला, विक्रांत मासी को 12 फिल्म में मिला, मेधा ठंग को 12 फिल्म मिला, घुमा दिया। आपको कहीं ना कहीं लाइफ घुमा देगी अगर आप लगे रहोगे शिद्दत के साथ। वो डर गए थे ना मुझसे, क्योंकि मैं उनको आउट कर देता, क्योंकि मैंने शायद 1-2 बार बोल भी दिया था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। पर आई थिंक उन्होंने मुझे एक शांत और ऐसा ग्लैड, उन्हें मुझे डिग्निफाइड शांत आदमी रखा। जिस दिन मुझे किसी ने बोला कि कास्टिंग बहुत ख़राब थी, तब मैं कास्टिंग छोड़ दूँगा। सर, इस देश में हर किसी को एक्टर बनना है। हर दूसरे बंदे का फेवरेट प्रोफेशन जो है वो एक्टिंग है, राइट? अब इस एक्टिंग के प्रोफेशन में उनको लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर टॉप एक ही है, मिस्टर मुकेश छाबड़ा। इस सब प्रोसेस में ये होता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपसे काम चाहिए, तो हिडन रीजन होगा। हाँ, तो वो ब्रेन जाता है कि यार इतना क्यों मुझसे बात कर रहा है। यार वो ऑब्वियसली जाता ही है, क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये जो सबकी फेवरेट जॉब है, ये बहुत अच्छी लाइन तुमने बोले, लेकिन कितने लोग उसको पैशनेटली करते हैं ना, वो संख्या बहुत कम है। एक पैशन होना और पैशन को फॉलो करना, ये बहुत अलग 2 तरीके हैं। मैं भी बहुत पैशनेट हूँ कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैं घर पे लेटा रहूँगा तो मेरा पैशन का मतलब नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छा एक्टर बनना है सर, मैं पैशनेट एक्टिंग को लेकर, और आप उसकी तरफ कुछ कर नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो, क्राफ्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो बहुत लंबा मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। जब आई थिंक लोगों के साथ रह रहे कि इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अनुभव हो गया है कि वो आपको समझ में आया था कि ये मुझसे बात करना चाह रहा है या मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर से बात करना चाह रहा है। ये समझ शायद काम के साथ रह के और इतने साल रह के आपको समझ में आने लग जाती है, इसलिए फिर आप अपने काम की बाउंड्री को मेंटेन करके रखते हो, और फिर आप उन लोगों से दिल खोल के दोस्ती निभाते हो जिनके साथ आपको मालूम है कि ये मुझसे बात करना चाह रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो ये एक्सपीरियंस ना लोगों के साथ डील करते करते आ जाता है। आई थिंक मैं लकी हूँ कि दैट मेरे पास लोग भी बहुत हैं। मतलब मैं हंसल मेहता से बहुत खुल के बात करता हूँ, इम्तियाज अली से खुल के बात करता हूँ, सब प्रॉब्लम बातें सब शेयर करता हूँ। आई थिंक मेरे पास, मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास ये दोस्त हैं जिनको मैं 3 बजे भी 4 बजे भी फ़ोन करके रो सकता हूँ, परेशान हो सकता हूँ, खुशी शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास हैं। हाँ, पर एक कभी कभी ये लगता है कि जब अगर ये लोग नहीं होते तो तब क्या होता है, वो बोली कभी कभी ये दिमाग में थॉट आता है। फिर मुझे लगता है अभी तो मैंने शायद जितना भी वक्त गुजारा है इन लोगों के साथ ही गुजारा है, इनके अलावा वो नहीं लोग होते तो मैं क्या करता। बाकी सब तो एक प्रोफेशन में साथ रहते हैं। सुशांत नहीं है, सुशांत एक बहुत क्लोज था उसके बाद। तो ये लोग तो हैं जिनके साथ मैं बहुत दिल खोल के बात कर सकता हूँ। और बहुत मेरे दिल्ली में एक टीचर है NK शर्मा, जिनसे मैं रेगुलर बात करता रहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मेरे स्कूल के दोस्त हैं, एक प्रवीण गुप्ता है, शिवम शर्मा है, नीरज है। वो हमारा चड्डी बड्डी ग्रुप है जो सब लगभग हम साथ में एक दूसरे के साथ 30 साल से हैं, और अभी तक टच में। सुबह सुबह उनका जब तक गुड मॉर्निंग नहीं आता मेरा दिन शुरू नहीं होता है। गाली वाला गुड मॉर्निंग होता है ना दोस्तों का, दिल्ली से ना, दिल्ली से है ना, मतलब दिल्ली से हो ना जो टाइप जो शुरू होता है ग्रुप, तो शुरू होता है। तो आई थिंक आई हैव लकी दैट मैं ऑन एंड ऑफ दिन में 1-2 बार फराह खान से बात कर लेता हूँ, हंसल मेहता से बात कर लेता हूँ, जब मौका मिलता है कृति के साथ बात कर लेता हूँ, कृति के मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। आई थिंक वो सब तो है, नूपुर से बात कर लेता हूँ, वो सब है। बट सर ये होता है जैसे मैं इस शहर में लोगों से बात करना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप कॉल करते हैं 3 बजे और आप रोते भी हैं, बात भी करते हैं। मैं करना चाहता हूँ बहुत लोगों से, पर यहाँ जितने लोग मेरे दोस्त बने हैं वो सब प्रोफेशनल स्पेस में बने हैं, तो मैं डरता हूँ कि वो बाउंड्री क्रॉस ना हो जाए। आई थिंक अगर आपके मन में ये थॉट होगा ना कि डरने, जब डर के बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जब आपको लगता है कि अगर आपके साथ वो एक म्यूचुअल
फीलिंग जेन्युइन आ रही है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, फिर गो फॉर इट। ओके। फिर गो फॉर इट, क्योंकि हम ना अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली अपने मन में लगा लेते हैं कि हमको लगे कि सब हमसे किसी रीज़न से बात करें, पर ऐसा सब लोग तो नहीं होते यार, जी। कोई तो होंगे। मैंने भी हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों की भीड़ में ढूंढे हैं ना, और आप ढूंढने भी नहीं पड़ते, वो आपके साथ खुद मिल जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, हम इस प्रोफेशन में ना, बॉम्बे शहर में सब इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए, इतने घबराए हुए रहते हैं, सब एक स्ट्रगल में है, सब एक हसल में है। हम अपने आप को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, कि इतना कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि हमको लगता है कि नहीं यार वो बुरा मान जाएगा, ऐसे बात करेगा। मैं तो उठा के फ़ोन कर देता हूँ कि दीदी सुनो ना एक बात, हाँ बोल, तो फिर वो पूरी बात कर लेता हूँ जी। आई थिंक वो स्टेप लेना पड़ेगा बिना ये सोचे कि वो क्या सोचेगा, क्योंकि आपको वहाँ से भी रेस्पेक्टेड फीलिंग आ जाती है ना कि वो क्या फील कर रहे हैं। राइट। मुझे भी ऐसे लोगों में आता है कि इससे मुझे पर्सनल बात नहीं करना है, तो आपको वो मालूम चल जाएगा। जैसे पॉडकास्ट की बात भी ले लो ना, अगर मुझे, जैसे मैंने बोला कि मुझे पॉडकास्ट तेरे साथ करना था, अब तो किसी भी स्टूडियो के साथ होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू फाइंड पीपल राइट। एंड देन यू वांट टू स्टे विद देम, टॉक टू देम एंड बी विद देम, दैट्स हाउ इट इज़। वाह। या बिकॉज जब भी मैं किसी डायरेक्टर से भी काम करता हूँ, मैं थोड़ी ना सोच के करता हूँ उनका प्रोड्यूसर कौन है फिल्म का। आई वांट टू वर्क विद इम्तियाज़ अली, तो आप मुझे क्या पता उनके प्रोड्यूसर कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे अगर उनके पास कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी होगा या बड़ा स्टूडियो होगा, उससे मुझे लेना देना नहीं। आई वर्क फॉर पीपल। ओके। मेरी शुरू से आदत है कि लोगों के साथ काम करो, पीपल्स पर्सन। या लोगों के साथ काम करो यार, क्योंकि द रीज़न, अगर मुझे हर डायरेक्टर ने इतने सालों तक लगातार रिपीट किया है जी। विदाउट एनी ब्रेक, उसका रीज़न ये है कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। कभी कभी किसी बड़े स्टूडियो के साथ बड़े कम पैसे मिलते हैं, छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। एटलीस्ट आई एम वर्किंग विद द सेम पीपल फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर विदाउट एनी ब्रेक। टू मेंटेन दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। You can't maintain for so long if you're not honest. Okay, so honesty is the key I can take away from this podcast in terms of to get succeed in this industry or the casting business. Yeah. Right? हर बिजनेस में यार, पर आप जितना भी ऑनेस्टी से काम करो, फिर कोई ना कोई आपको डिस्काउंट बना ही देता है। ये भी तो इस लाइन की कमाल। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर इसलिए आप कभी भी ऑनेस्टी को ना कभी मेजर नहीं कर सकते हो। राइट। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर आदमी की आपके लिए परसेप्शन बदल जाता है। पर आपका डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी क्या है? मेरा डेफिनेशन ऑनेस्टी क्या है कि मैं सुबह उठ के काम पे जाता हूँ, रात को काम करके सोता हूँ। वर्क। उससे ऊपर अगर वो मेरा काम मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा ना, उससे पीछे की कैलकुलेशन के बारे में मैं नहीं सोचता कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है। स्क्रीन पे अगर मेरी कास्टिंग गलत है ना, जिस दिन मुझे किसी ने बोला कि कास्टिंग बहुत ख़राब थी, तब मैं कास्टिंग छोड़ दूँगा। कभी लगा आपको किसी फिल्म में कि यार यहाँ थोड़ा सा और बेटर हो सकता था? हालांकि लगता है हर आर्टिस्ट को अपने काम को देख के। यार तो हर बार जब आप अपने काम के लिए ग्रो करते हो ना, जो मैं 10 साल पहले फिल्म किया था वो अब देखते लगता है अरे यार इवॉल्वमेंट हो गया ना उसके बाद। जैसे आप अपनी राशन कार्ड की फोटो देखते हो ना, आपको मुझे बुरा लगता है। जी जी। तो आप अपने पुराने काम को देखते हो ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पुराना काम है जिसकी वजह से आपको सपोर्ट बहुत मिला कि यार ये भी तूने किया, अच्छा भी लगता है। जैसे चाहे वासीपुर के बाद को लगता है यार जो फील नाइस किया उस समय ये सब किया था। तो आई थिंक वो हमेशा चलता रहता है अपने काम को बेटर करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा, एक चीज़ बहुत अजीब सी बात लगेगी शायद आपको, मैं रोज़ सुबह उठ के सोचता हूँ कि मेरा बॉम्बे में पहला दिन है, कि मैं अपने काम से बोर ना हो जाऊँ। ओके। क्योंकि पहला दिन है काम करने का, आज काम पे जाना है, ताकि वो पैशन इनोसेंस नहीं तो हो जाएगा ना यार कब से कर रहा हूँ, 18 साल हो गए कास्टिंग ही कर रहा हूँ, इतनी सारी फिल्म, तो ऐसा लगेगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ना मैं मेंटली थका दिया अपने आप को। ओके। जैसे मुझसे पूछना आजकल क्या करना है, यार आज के मैंने नया काम शुरू किया मैंने कास्टिंग तो आई डू इट फॉर माई ओन मोटिवेशन कि अभी आज मेरा पहला दिन है, क्योंकि जो मैंने पुराना काम कर दिया वो तो हो गया ना, लोग मुझे प्यार करेंगे अगर मैं आज भी अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे है में भरोसा है। जब लोग बोलते हैं यार अच्छा करा किया करता था, तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ था। ओके। मुझे कभी भी था नहीं रहना है, जब तक इस इंडस्ट्री में हूँ, जब तक इस दुनिया में हूँ, था नहीं रहना है, रहना है। तो अगर आपको है रहना है तो रोज़ काम करना पड़ेगा, और आपको रोज़ सोचना पड़ेगा आपका पहला दिन है, ताकि आपकी मेहनत करने की शक्ति, आपका डिसिप्लिन चेंज ना हो। तो आप लेजी हो जाते हैं ना लाइफ में, कि अब तो आपने इतना सारा काम कर लिया है। मैं अभी भी लोगों को फ़ोन करता हूँ काम के लिए, मुझे और काम चाहिए होता है। जो डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया मैं पूछता हूँ कि सर, पर उनके बाद ऑलरेडी बाकी कास्ट इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके काम में भी नहीं घुसता हूँ। कोई ऐसा डायरेक्टर है जो फिल्म बना रहा है और मैं सर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, अभी अगर आपकी टीम सेट नहीं हुई है। मुझे हमेशा रुकी वाली फीलिंग चाहिए होती है लाइफ में। ओके। क्योंकि रुकी फीलिंग से क्या होता है कि आप बोर नहीं होते हो, आपके चैलेंजेस बने रहते हैं। इसलिए शायद मेरा काम करने की एनर्जी, मैंने कितने लोगों को देखा आते जाते कास्टिंग वर्ल्ड में, आए जाए छोड़ दे कुछ नहीं हुआ ठीक है, आई एम हियर,
राइट। and I'm going to be here. वाह सर, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है आपको, आप बहुत सहज लग रहे हैं, क्योंकि मैं कल पूरी रात आपके इंटरव्यू से देख रहा था, आप काफ़ी सहज लग रहे हैं, आपकी अंगूठियाँ अब आपके साथ नहीं हैं। हाँ, वो सब छोड़ दिया। छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। बिलीव नहीं बैठ पाया उस पर? यार बिलीव में अब सबका अपना अपना बिलीव होता होगा। मैंने ना बहुत ही यार आई लॉस्ट माई मदर। आई एम सॉरी फॉर दिस। तुम उस वक़्त मुझे लगा कि उससे 2 दिन पहले मैंने ये सब पहना था और एक मन में डाउट आ गया, तो मैंने उसी दिन जिस दिन वो माँ मेरे हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, तो मैंने उसी दिन वहीं पर वो सब निकाल दिया था। तो फिर क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस पर बिलीव नहीं किया। अगर मैं यहाँ पहुँचा तो खुद की मेहनत पे पहुँचा। कुछ लोगों का बिलीव होता है एंड आई होप कि जिन लोगों का बिलीव है उनका बिलीव उनके साथ रहे, क्योंकि ये आपका खुद का बिलीव नहीं है तो फिर आप मत करो। किसी के कहने पे, किसी की बातों पे सुनने सुनाने से नहीं होगा। अगर आपका बिलीव है, हमारी माँ बोलती है ना कि एग्ज़ाम से पहले दही खा के चले जाओ, ट्यूसडे को ये मत करो। अगर उनका बिलीव है तो उनके बिलीव को आंखें बन के फॉलो करो। लेकिन मुझे बाहर वालों के किसी बिलीव के बारे में बताएगा ना, तो शायद मैं अभी नहीं बिलीव करूँगा। आई विल ओनली बिलीव इट माई हार्ट सेज। एक और बहुत कमाल की बात वो कहती थी कि सबको कास्ट करता है, खुद को क्यों नहीं करता? खुद को क्यों नहीं करता? यार क्योंकि उन बहुत समय लगा ना पूरे एक मिडिल क्लास लड़के को बॉम्बे में आके कास्टिंग डायरेक्टर बनना और अभी तक उनको समझाना कि वो जॉब होता क्या है। राइट। क्योंकि बहुत फ़नी बात बताता हूँ, मेरे ताया जी किसी को फ़ोन पे बोल रहे थे और मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैं बहुत साल पहले की बात, तो वो भी ये दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि मेरा जो भतीजा है वो बम्बई से आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा वो करता क्या है बम्बई में? तो उन्होंने बड़ी देर तक मुझे देखा और बोला कि क्या करता है? बोला वो लोगों को काम दिलाता है। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या काम क्या है। ऐसा मुझे फील हुआ जैसे मैं प्लेसमेंट सर्विस में हूँ। तो फिर बहुत वक्त लगा उनको समझाने में। जब उनको समझ में आया कि अच्छा ये फिल्मों में सही कहा करता है, उनको लगा तो भी तो थिएटर करता है, इतना कुछ करता है, दिल्ली में इतना कुछ करता है, तो खुद को नहीं कर लेता। बड़ा उनको समझाना मुश्किल होता है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये अलग जॉब होती है, ये अलग जॉब होती है, अलग जॉब होती है। हर माँ को तो लगता ही है ना, हर माँ के लिए उनका बेटा हीरो ही होता है। तो मैं भी अपनी माँ के लिए हीरो था। और आपने तो एक्टिंग कोर्स भी किया SRCC से? किराम सेंटर से कोर्स भी किया। बट सर ये जब जर्नी आगे बढ़ती है और मैं जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपकी लाइफ में हुई है, बहुत कमाल की फिल्में भी हुई हैं, बट मुझे ना एक्टिंग और कास्टिंग एज अ क्राफ्ट को डिकोड करना है आज। मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि ऑस्कर्स में नई कैटेगरी ऐड हो रही है। मेरा उसी पे टारगेट ऑनेस्टली बताऊँ तो। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी जब से मैंने वो अनाउंसमेंट सुना है, लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था कि इस साल दे एडिंग, आई थिंक तब से लोगों को शायद सुन के ये बहुत अजीब लगे कि तब से मेरे अंदर की एनर्जी इंटरनली और डबल हो गई है कि शायद एक बार तो मैं इस देश के लिए ऑस्कर लेकर आऊँ। क्या बात है, हम बात कर रहे हैं ऑस्कर्स में कास्टिंग की नई कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो मेरे मन में है कि अगर मैं कास्टिंग में यहाँ तक आया हूँ जी, तो आगे कहाँ जाना है। ऐसे ये एक बार तो लेकर आना है यार। तो जितनी भी मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छी फिल्में मिले और चैलेंजिंग फिल्म मिले और फाइट करूँ, ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्में लाऊँ तो जैसे कि लोग बस बोले कि इसको दे दो। ओके। आई थिंक मैं उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने काम को और मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं एक बार बोलिए। मेरे मन में है यार ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रिकग्नाइज मिलना है कास्टिंग को, जितना भी मिलना है, शायद थोड़ा सब मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानता कास्टिंग वर्ल्ड में जी। बट ग्लोबली अगर अपने देश को कास्टिंग में ऊपर लेके जाना है तो मेरी पूरी कोशिश है वहाँ जाने। ओके। आई माइट साउंड ओवर एम्बिशियस बट दिल है। सर हम दोनों के बर्थडेज ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे पता है कि जो मई मंथ के लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते ही हैं। हाँ। एंड इट्स गुड टू बी एम्बिशियस। आपको नहीं लगता सर जो कास्टिंग का प्रोसेस है, कास्टिंग एज अ आर्ट और प्रोफेशन लोगों को चूज़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं बहुत गिनती के 10 क्रेडिबल कंपनीज देख सकता हूँ, कास्टिंग एजेंसीज 20 होंगी आपके हिसाब से? कितनी होंगी आपके हिसाब से बेस्ट? 10 भी नहीं है, मुझे तो 10 भी नहीं है, 5-6 पता है जो क्रेडिबल कास्टिंग एजेंसीज हैं। क्या कास्टिंग के कुछ कोर्सेज होने चाहिए एक्टिंग फिल्म मेरा स्कूल्स में? अगला ये क्योंकि वही हम हमेशा सोचते हैं क्योंकि कास्टिंग प्रोफेशन था नहीं। राइट। ये हनी पाजी हम सब मिलके ऐसा शुरुआत में ऐसा कुछ प्रोफेशन बनाया है ना, क्योंकि इसको ट्रेनिंग नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। एडिटिंग के लिए भी, DOP के लिए भी है, एक्टिंग के लिए भी है, डायरेक्शन के लिए भी है, स्क्रीन प्ले के लिए भी है, प्रोडक्शन के लिए भी है, प्रोड्यूसिंग के लिए भी है। तो कास्टिंग को लेकर नहीं है। और अब भी धीरे धीरे कास्टिंग सर्कल इतना बढ़ गया है कि लोग हमारे बगैर कोई भी सीरीज़ या छोटा शो या बड़ी फिल्म अब शायद हमारे बगैर नहीं बनती है, मतलब एक कम्युनिटी के बगैर नहीं बनती है। तो अभी ये कोर्स डेवलप करना, उस पर मेरा ऑलरेडी प्लान चालू है। उस पर ऑलरेडी एक कोर्स डिज़ाइन, बिकॉज क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? क्योंकि ये तो आप जिस डायरेक्टर को मिलोगे और आप उसकी कहानी को समझोगे, फिर आप अपने दिमाग में वो
इमेजिनेशन में डालोगे कि ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन हर डायरेक्टर अलग अलग होता है। राजू सर अलग सोचते हैं, विशाल भारद्वाज अलग सोचते हैं, इम्तियाज अलग सोचते हैं, राज अंडे के अलग सोचते हैं, अनुभव सिन्हा अलग सोचते हैं, हकीम मेहरा अलग सोचते हैं, राकेश मेहरा अलग सोचते हैं, गट्टू अलग सोचता है। आई थिंक आपको उनके साथ रह के उनके विजन को समझने का बहुत मुश्किल काम है। अब इसको कोर्स में डालना बड़ा मुश्किल है। राइट कि मैं आपके विजन, अब मैं किसी को ये नहीं सिखा सकता कि उनका विजन पकड़ो, वो तो मेरी इमेजिनेशन में वो कैसे लोगों के बात कर रहा है, मेरे दिमाग में जो चेहरे बनेंगे वो तो मेरे ही है जी। उसको पढ़ाना, उसको कोर्स में डालना थोड़ा मुश्किल है। पर उसमें ये कर सकते हैं कि कैसे सर्च किया जाता है, कैसे कैरेक्टर को समझा जाता है जी। कैसे ऑडिशन लिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे एक्टर को अच्छे ऑडिशन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे को एक्टर बना जाता है, कैसे ऑडिशन को शूट करना चाहिए उन्हें, तो कैसे डायरेक्टर उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, कैसे आप ऑडिशन में इम्प्रोविजन को और बेटर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपने सर्कल कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे टैलेंट को ढूंढा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे टैलेंट आपको मिलता है, किस तरह से टैलेंट को अप्रोच करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो। ओके। बाकी आप स्क्रिप्ट पढ़ के और पढ़ते पढ़ते साथ रह के और बेटर हो जाए। हम ईडी करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आप फर्स्ट ईडी बनते हो, एसोसिएट बनते हो और आपकी फिल्म बनते हो। तो कास्टिंग के लिए भी एक पूरा प्रोसेस है। अभी जैसे हमारे ऑफिस में पहले इंटर्न आते हैं, फिर वो जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, फिर वो असिस्टेंट बनते हैं, फिर वो फर्स्ट असिस्टेंट बनते हैं, फिर वो एसोसिएट बनते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये सब कोर्स में डालने की पूरी कोशिश है। ओके। कल रात को मैं सोच रहा था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कैसे कास्ट करते होंगे। जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक शक्ल बनती है, इमेजिनेशन बनती है। हमारे दिमाग में बनते हैं। अब वो मेरी कुछ और बनती है, क्योंकि मैं एक अलग अपब्रिंगिंग से आता हूँ, आप अलग अपब्रिंगिंग से आते हैं। बट उस टाइम पे ब्रीफ कैच करना डायरेक्टर का, दैट इज द की इन दिस कास्ट। वो ही आपका टैलेंट है ना। ओके। कि आपको अपने दिमाग को बंद करना पड़ता है। राजू सर कैसे सोच रहे हैं वो सोचना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है एक एक्टर जो राजू सर को पसंद है वो इम्तियाज अली को नहीं पसंद हो। जो बहुत इंटरेस्टिंग फेस इम्तियाज अली को लग रहा है, विशाल भारद्वाज को लगे कि वो फेस अच्छा नहीं है। राइट। जो आंखें विशाल भारद्वाज के एक्टर की अच्छी लग रही हैं, हो सकता है अनुभव सिन्हा को वो अच्छी नहीं लगे। जो अनुभव सिन्हा को लग रहा है कि यार क्या परफॉर्मेंस है, हंसल मेहता बोलेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो आपको डायरेक्टर को पहले डायरेक्टर को समझना है कि उसको वो कैसी फिल्में बनाते हैं, ठीक है, उनकी दुनिया के हैं, वो कैसे सोचते हैं, ये कमर्शियल फिल्म की तरह सोचते हैं, रियलिस्टिक फिल्म की तरह सोचते हैं, उनका ड्रामा कैसा है, उनकी कॉमेडी कैसी, पहले उनके वर्ल्ड को समझना। तो ऑब्जर्वेशन हो गई कि मुझे समझना है, पहले उनको समझना है क्या चाहिए। क्योंकि कई बार मैं हर तरह की फिल्में काम करता हूँ ना, क्योंकि अब मैं अगर मैंने मसान भी किया है तो दंगल भी किया है, फिर हाउसफुल भी किया है तो बागी भी किया है, तो डीडी भी किया है, तो चिल्लर पार्टी भी किया है, फिर तो सुपर 30 भी किया है, तो पीके भी किया है, फिर संजू भी किया है, अभी ब्लैक वारंट भी किया है, महारानी भी किया है, फैमिली मैन भी किया है, फैमिली मैन 2 भी किया है, आई थिंक दिल्ली क्राइम भी किया है, फर्जी भी किया है। तो आपकी दुनिया अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग दुनिया। आपको उस डायरेक्टर के साथ रह के उसकी दुनिया को समझना है, अपनी दुनिया को थोड़ा रोकना है। राइट। आप उनके विजन को समझ के अपने विजन उसमें ऐड करके एक नई दुनिया खोलते हो। अब लोग क्या करते हैं, अरे नहीं सर ऐसा होना चाहिए, नहीं उसको क्या चाहिए। सबसे पहले आप, इसलिए मैं डायरेक्टर के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, बहुत देर तक बात करता हूँ, हज़ारों बार बात, उनको क्या चाहिए। क्योंकि आप जो आप फिल्म वासीपुर में कर रहे हो, वो शायद आप शशांक खेतान की फिल्म में नहीं करोगे जी, या राज मेहता की फिल्म में नहीं करोगे, है ना, तरुण मंथन की फिल्म में नहीं करोगे, गट्टू की फिल्म में नहीं करोगे, जो अनुभव सिन्हा की फिल्म में कर रहे हो विशाल फिल्म में नहीं करोगे, राकेश मेहरा की। तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो लोगों को शायद बड़ा, कि आपको डायरेक्टर के विजन को समझना है। Okay, so अपना विजन उस पर थोपना नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं कास्टिंग का प्रोसेस ब्रेक डाउन करूँ, सो स्टेप 1 इज टू नो द इंटेंट और द ब्रीफ ऑफ द डायरेक्टर, राइट। फर्स्ट रीड द स्क्रिप्ट, ठीक है। उनकी स्क्रिप्ट समझ के अपना समझ लो कि मुझे ऐसी दुनिया दिख रही है, ठीक है। फिर आप उनसे मिलो और उनका ब्रीफ समझो। जाते अपना ब्रीफ मत बोलना शुरू, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। हो सकता है जो आपको लगे वैसा बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि उन्होंने आपको हायर किया है कि उनके विजन को पूरा कर सको। राइट। अपना विजन उन पर थोपने के लिए नहीं। वही मेरा काम है कि नितेश तिवारी को क्या चाहिए ये मुझे सोचना है। मुझे क्या चाहिए डजंट मैटर। वो मुझे बोलेगा मुकेश ऐसा लोग चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा उसका चेहरा होना चाहिए। मेरे दिमाग में चेहरा बन रहा है कि वो चश्मा लगाता है, थोड़ा सा गोलू मोलू सा है थोड़ा, तो मुझे अच्छा ऐसा चाहिए नितेश भाई को। अगर मुझे लगे कि नितेश भाई आप सोचो कि ये लड़का जो है ये थोड़ा टॉल हो सकता है, ऐड में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बोले हाँ कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप आइडिया दे सकते हो। ओके। उनके अगर उसमें फिट होता है तो वो करते हैं। बाकी आपको उनके विजन को डिटेल में फॉलो करना है। अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, आपने नितेश जी का नाम लिया, रामायण पे आपने काम किया। अब ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते, आपने कहा आप एनडीए के अंतर्गत हैं, बट जितनी कास्ट रिवील हुई है, बेसिक ब्रीफिंग क्या थी उसकी?
उसमें यही था कि सबका जो चेहरे है ना, जो राम जी की दुनिया है और दूसरी दुनिया है, उनके जी। चेहरे में थोड़ी एक एक डिफरेंशिएट करना है कि दुनिया कैसी अलग अलग, और सबके चेहरे में एक कामनेस चाहिए। ठीक है। वो जो एक वर्ल्ड है ना, वो दुनिया है, और सबकी हिंदी बहुत, जिस हिसाब से राम की दुनिया है वो हिंदी बहुत अच्छी चाहिए। ये सब ब्रीफ था, और हमको एक क्लियर था कि लक्ष्मण के चेहरे में एक कामनेस है, भरत के चेहरे में एक कामनेस है। जो ब्रीफ में मुझे दिया गया है कि इसके अंदर एंगर है, इसके अंदर थोड़ा जो कैरेक्टर ब्रीफ है उनको डिटेल में दिया जाता है। ओके। और जो लीड एक्टर्स होते हैं जैसे इसमें रणबीर कपूर हैं, तो वो सिलेक्शन भी आपके हाथ में होता है? नहीं, वो पहले वो पहले ही होता है। वाला हो चुका था। इस रामायण में Okay. हो गया। रामायण बहुत बड़ी पिक्चर है, राइट क्योंकि वो बड़ा स्टार चाहिए तो इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए। राइट। बट मैंने बाकी वो- सब डिस्कशन था, वो सबका मैं हिस्सा था। अच्छा, बट हैंस जिमर और अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक मैं खुद भी देख देख के और दिन ब दिन सरप्राइज होता जा रहा हूँ। मैं लगता है कि थोड़ा ऑस्कर तक ले जाए इसको। मैं वही बोलने वाला था। आई थिंक दिस कुड बी वन थिंग जो आपके ambitions से आई एम पास- प्रेइंग यार। आई थिंक अगर राम कहते ना, राम जी की कृपा रही तो शायद ऐसा कुछ मैजिक हो जाए। हम तो दुआ और प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये हो जाए। अगर हो जाए तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जी ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू कास्टिंग एज बिजनेस, राइट? कोई इंसान इस शहर में आता है सिर्फ स्पेसिफिकली कास्टिंग डायरेक्टर बनने, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, सब एक्टर बनने आते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर में स्विच हो जाते हैं। नहीं, सब एक्टर बनने नहीं आते, ऐसा नहीं है। कोई डायरेक्टर बनने, मैं डायरेक्टर बनने के लिए आया था ना। मैं अच्छा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मुझे वो कास्टिंग का जॉब देते थे अच्छा। कि ये डिपार्टमेंट तेरा है। किसी का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, किसी का, क्योंकि मैं थिएटर से था तो मेरा डिपार्टमेंट था कि मैं जितने भी वन लाइनर है, छोटे लोग हैं, उनको ढूंढ के लेकर आऊँ, चाहे वो रंग दे बसंती हो, जब आके फिल्म हो, तो मेरा वो डिपार्टमेंट था। अब वो कब फुल फ्लैश जॉब बन जाए कि ये नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि आप उस शहर में होते हो, आपको एक से एक काम मिलता है, दूसरे काम मिलता है, यू स्टार्ट लाइकिंग द वर्क, आप तीसरा काम करते हो और आप उसमें फिर अपने काम को इन्जॉय करने लग जाते हो। आई थिंक मैंने वही किया, क्योंकि कोई भी मैंने अब जाके शायद, लेकिन अभी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दे वांट टू सीरियसली टेक कास्टिंग एज अ प्रोफेशन। ओके। अभी आते हैं, पहले नहीं आया। जब हम लोग आए थे आज से मतलब 20-18-17 साल पहले, तब नहीं था, तो प्रोफेशन था ही नहीं। तब ये था ही नहीं ना। वो तो ये डेवलप किया है। अभी अच्छा लगता है कि सब लोग, देखता हूँ कि इतने सारे लोग कास्टिंग में आए हैं और सब एक्टर बनने नहीं आए हैं। ओके। कोई फिल्म मेकर बनने भी आए हैं, कोई राइटर बनने भी आए हैं, ऑफकोर्स एक्टर बनने भी आए, पर सब अपने अपने रास्ते ढूंढे। जैसे मैं डायरेक्टर बनने के लिए आया था। हाँ, ऑफकोर्स आपने कोर्स एक्टिंग में किया, बिकॉज आपको NSD में टी आई में जॉब चाहिए थी, तो एक डिप्लोमा में आपको एक्टिंग कोर्स चाहिए होता है, तो वो एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी लोग जेन्युइनली इसमें कास्टिंग में आ रहे हैं। बाय द वे, एक्चुअली मुझे मैसेजेस और ईमेल और जो अप्लाई करने के लिए आते हैं, उनको सीरियसली कास्टिंग को परस्यू करना है। बट कैसे स्टार्ट करें? जैसे मुझे किसी ने कहा कि कास्टिंग इंटर्न बनो। अब वहाँ एक चैलेंज से मैंने देखा है कि जितने भी लोग आराम नगर में, मैं भी कभी कास्टिंग इंटर्न था, तो सैलरी नहीं मिलती है और बम्बई बड़ा महंगा है सर। यार 3 महीने के लिए अगर आप इंटर्नशिप कहीं पर कर रहे हो सीखने के लिए, तो हम जब एज एन एडी काम करते हैं, हम भी तो सीखने को मिलता है। आपको इंसेंटिव मिलता है ना, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको आने जाने का। राइट। आप सीख रहे हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जाते हो, तब भी तो वहाँ बहुत पैसे देते हो। आप किसी भी एक्टिंग कोर्स करने जाओगे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, आप किसी डायरेक्शन में करने जाओगे, कहीं भी करने हो, आपको कहीं ना कहीं बेसिक तो मिलता है। आप सीखने के लिए जा रहे हो, आपको सिखा भी रहे हैं, आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इम्प्रूव कर रहे हैं। आती है वो 3 महीने की जो आपका स्ट्रगल है, उसका पार्ट है। उसको एकदम इग्नोर मत करो कि आपने जो फील्ड चुना है, और वो इंटर्नशिप आपके लिए उन्होंने ये इंटर्नशिप डेवलप करी। हमें तो ज़्यादा इंटर्न चाहिए ही नहीं होते ना। आप Right. अगर इंटर्नशिप के लिए आ रहे हो तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि टू रन अ कंपनी, टू हायर सो मेनी पीपल, पे सैलरी टू एवरीवन, रन अ फुल ऑफिस, योर मंथली सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर लॉयर, अकाउंटेंट, योर CA, इट्स नॉट ईजी। तो आप लोगों को ऐड करते हो, लेकिन हाँ, जो इंटर्न 3 महीने अच्छा काम करता है तो कंटिन्यू करना है, तो ही ज्वाइन द कंपनी। फिर वो असिस्टेंट बनता है, फिर उसके फिर फाइनेंशियल सेक्टर स्टार्ट होता है। वो 3 महीने में हमको तो समझ में आएगा कि आप इस जॉब के लिए बने हो या नहीं बने हो। आप इसलिए आए हो क्योंकि आपको यहाँ पे साइड डोर से एंट्री मिल जाएगी, आपकी ऑडिशन हो जाएगी, तो आपकी गलत इंटेंशन है। तो 3 महीने का मतलब यही होता है कि हम आपको समझें कि आप इस फील्ड में किस रीज़न से आए हो, सीखने के लिए पर्पज़ से आए हो या आप जुगाड़ लगाने के पर्पज़ से आए हो। तो ये पर्पज़ कैसे, और वो हम ऐसा नहीं है कि इंटर्न जो करना आता है, हम भी जो इंटर्नशिप करते हैं, हमको किसने आज तक पैसे दिए। अब आपने ये फिर 3 महीने 4 महीने चुना है, आपने 6 महीने लिया है, इतने तो मेहनत आप कर ही सकते हो। जी। बट लेट्स से फर्स्ट स्टेप कि मैं कहीं इंटर्न की जॉब करूं, इंटर्न जॉब किया, स्टेप अगर आप स्टेप 2 अगर आपको कंटिन्यू करना है कास्टिंग में, फिर आप किसी जो भी हम फिल्म कर रहे हैं या शोज कर रहे हैं, उनमें फिर आप उनको एज असिस्टेंट ज्वाइन करते हो।
कास्टिंग डायरेक्टर्स को एसोसिएट को Associates को join एसोसिएट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। फिर आप ऑडिशन में को एक्टर बनते हो, फिर आप कैमरा संभालते हो, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ऑडिशन कैसे ढूंढना जाता है, कैसे स्किप पढ़ी जाती है, फिर उस पर बनाते हो। फिर आपको धीरे धीरे 3-4 महीने बाद आप सीनियर असिस्टेंट बनते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी एक्टर को ऑडिशन लेने के लिए लायक हो या आप ऑडिशन अच्छा कर सकते हो, फिर आपको ऑडिशन देने का मौका मिलता है। या आप कैमरा संभालने के लिए फिर आप संभाला जाता है। तो धीरे धीरे करके प्रोसेस जो है, एक अच्छा असिस्टेंट बनने के लिए कास्टिंग में कम से कम आपको 2-3 साल तो रहना चाहिए। 2-3 साल कम से कम। ओके। और अगर आपको अच्छा एसोसिएट बनने के बाद, मेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो कम से कम 12 साल, 13 साल, 14 साल। राकेश तरे आई थिंक वो लगभग 18 साल। हैरी जो मेरा बचपन का दोस्त भी है, ऑलमोस्ट 18-19 साल। देवेंद्र 10-12 साल। देवेंद्र पटेल, रुचि 10 ईयर, और रॉबिन 10 साल, पूर्वी 3-4 साल, दिया 4-5 साल, पंकज 7 साल, अक्षय, तो ये सब 7-8, 6 साल, 10 साल इतने लोग हैं। जो अभी इंडिपेंडेंटली कास्टिंग करने के एकदम, अगर वो कल को कास्टिंग कंपनी छोड़ के भी जाते हैं तो दे कैन एक्चुअली ओपन देयर ओन कास्टिंग कंपनी एंड रन इट रियली वेल। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट कास्टिंग कंपनी खोलता हूँ तो व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट वर्क फ्रॉम फिल्म मेकर्स? क्योंकि आपके खुद के भी तो रिश्ते बन जाते हैं नेटवर्किंग में। जब मेरे से किसी मीटिंग में जाते हो, ठीक है, हो सकता है कि मेरे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर जो असिस्टेंट रहे हैं जिनको बाहर इंडिपेंडेंट बने, और जिनके आपके, क्योंकि बड़े फिल्म मेकर को लगता है कि वो छोटे वालों को लगता है कि मुकेश शायद उनको मिलेगा नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो वो जितने भी लोग हमारे यहाँ से निकले उनके पास काम के लिए जाते हैं, और दैट्स हाउ बिजनेस ग्रो है, दैट्स हाउ द कम्युनिटी ग्रो। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट अ लुक्रेटिव बिजनेस? क्या मैं इसमें ठीक ठाक पैसा बना सकता हूँ अगर मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ? यार, अगर आई हैव सर्वाइव्ड इन दिस सिटी राइट फॉर सो मेनी इयर्स and I have everything in my touch wood, everything, all because of casting. I moved to this city with 5,000 rupees. Right. I have office. I have like this is also my office. There is office. I have 2 more offices. Then I have an office in Delhi, I have an office in Chandigarh. तो आपके पास काम उतना होना चाहिए तो आप रन ए बिजनेस। आई थिंक अगर आप अच्छे से कास्टिंग करते हो, यू कैन हैव अ वेरी हेल्दी गुड फाइनेंशियल लाइफ। बट अ बॉल पार्क नंबर सर, मुझे वो नहीं जानना, बट अगर किसी फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए है तो कास्टिंग पे कितना फीस पे वो शेल करते हैं? कुछ फिक्स होता है कि यार बड़ी फिल्म छोटी फिल्म फर्क तो पड़ता ही है। ठीक है, अब अगर मैं रामायण करूंगा और किंग करूंगा या फिर धुरंधर करूंगा, ऑब्वियसली वो बड़ी फिल्म है, जिनका प्रोसेस दंगल हो या लाल सिंह चड्ढा जो बड़ी फिल्म है, तो ऑफकोर्स उसका प्राइस अलग होता है। कुछ छोटी फिल्म होती है जिसमें इकोनॉमिकली छोटा होता है, पर अगर आपको करना है तो आप करते हो। तो मैं एक्चुअली सब फिल्म करता हूँ जो मुझे सही लगती है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बड़ी फिल्में करूँगा तो फिर ये जो छोटी फिल्म है उनको भी तो चाहिए ना कोई अच्छा। तो आप आई थिंक अगर आप 1 करोड़ की फिल्म की होती है तो मतलब आप मान के चलो कि आपके उसमें 4 लाख रुपए आपके होंगे कास्टिंग फीस। या ओके, 2-3 लाख तो आपके 100% होते हैं। बट ये 4 लाख जो है, ये अब वो प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, कई बार 1 साल 10%, 2%। हाँ यार, वो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। राइट। अभी वैसे तो ब्रह्मास्त्र 7 साल चली है, रामायण भी 3-4 साल से चल रही है, किंग भी 1-2 साल से हो रहा है, धुरंधर भी 1-2 साल चला है। बट सर सॉरी, मैं बीच में थोड़ा क्यूरियस हो गया, जैसे ये आपने कहा 7 साल चली है ब्रह्मास्त्र, तो कास्टिंग फीस तो उतनी मिलती है जितनी तय हुई थी, राइट? हाँ, तो आपको आपके उस हिसाब से मिलता है, वो तो आपका रिस्क होता है ना, बिजनेस रिस्क होता है कि आपको पहले साइनिंग अमाउंट मिलेगा, फिर मिडिल ऑफ द कास्टिंग मिलेगा, फिर थोड़ा मिडिल ऑफ कास्टिंग मिलेगा, फिर आफ्टर द कास्टिंग मिलेगा। ये तो ऐसा रहता है 10%, 20%, 30%, ये तो ऐसे डिवाइड तो होता ही है ना। ओके। तो इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए ऐड भी करना पड़ता है, शोज भी करना पड़ता है, बिकॉज आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तो कम नहीं हो रहे हैं ना जी। आपके रेंट तो फिक्स है, आपकी सैलरियाँ फिक्स है, आपके लॉयर की फिक्स है, आपकी सीए, आपकी सैलरी, पूरा स्टाफ, वो सैलरी तो फिक्स है। इसलिए आपको मल्टीपल काम करना पड़ता है। ओके। टू रन अ कंपनी, इसलिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम तो मेहनत कि अरे ये तो बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन हमारी जान ज़्यादा निकलती है बिकॉज हमको बड़ी कंपनी रन करनी है। जी। अभी हमारे ऑफिस में लगभग ऑलमोस्ट 100 लोगों के आसपास लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो सबको काम भी देना है, सबको खाली भी नहीं रखना, वर्क भी इक्वली डिवाइड करना है, और उसमें सही टीम को भी धरना है, किसमें एसोसिएट है, किसमें असिस्टेंट है, कितने इंटर्न चाहिए, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ये इंटर्न 3 महीने बाद शिफ्ट होकर दूसरी फिल्म में जाएगा, असिस्टेंट कहाँ जाएगा, इसको किस डायरेक्टर के साथ जाना है, चाहिए इसको यूपी बेल्ट में ये बहुत अच्छा है, ये गुजरात बेल्ट में बहुत अच्छा है, ये गोवा बेल्ट में बहुत अच्छा है, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको कैसे कैलकुलेट करके उसमें डालना है। और होता है मैंने किसी डायरेक्टर के साथ काम किया, उनको मेरे सेम असिस्टेंट चाहिए होते हैं, उनको दोबारा उस फिल्म में लाना है, रिपीट करना है, तो ये बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट ईजी कि हर असिस्टेंट हर फिल्म कर सकता है।
हर एसोसिएट हर फिल्म करता है, वो भी नहीं होता। किसी की स्ट्रेंथ यूपी बेल्ट की फिल्मों की होती है, दिल्ली बेल्ट की फिल्मों की होती है, किसी की बेंगलोर बेल्ट की फिल्म अच्छी होती है, किसी की गुजरात बेल्ट की फिल्म अच्छी होती है, वो सब सोचना पड़ता है। ओके, बट सर जब मैंने कास्टिंग में काम किया था तो मुझे एक प्रोसेस बहुत क्लटर्ड लगा था। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? जो एड्स की कास्टिंग करते हैं मिस्टर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि एड जो कास्टिंग होता है, जबकि जो मैं भी बहुत सारे एड्स करता हूँ, जो एड्स में ना, मतलब आई एम सॉरी, शायद बहुत लोग मुझे इस बात पे ट्रोल भी कर सकते हैं, एड में ना कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं होती है। वो वर्ल्ड एक दुनिया है जहाँ पे डायरेक्टर की भी नहीं वो सिर्फ क्लाइंट के सुनते हैं ओके और एजेंसी के सुनते हैं। ओके राइट। वो आप उसको कास्टिंग वर्ल्ड से नहीं जोड़ सकते। कास्टिंग वर्ल्ड वो होता है जहाँ पे आप डायरेक्टर के साथ बैठ के एक कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हो और समझ रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो। ठीक है। वहाँ पे आप एक क्लाइंट के प्यादे हैं, जो आपको बोला जाएगा वो करते हैं। पर आप वो उसमें अगर आपको अच्छा डायरेक्टर मिल गया जो एकदम सही ब्रीफ देता है, जैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है विनल मैथ्यू के साथ ऐड करने में, या नीतीश तिवारी के साथ ऐड करने में, या अमित शर्मा के साथ ऐड करने में बहुत मज़ा आता है, या कमलेश के साथ ऐड करने में कमलेश सोनी के साथ ऐड करने में बहुत मज़ा आता है। उनका ब्रीफ एकदम क्लियर होता है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े डायरेक्टर है ना, चाहे क्लाइंट भी उनके सुनते हैं एड वर्ल्ड में। तो आपको वो भी सोचने पड़ते हैं कि, क्योंकि वो अगर वो जो आई डोंट नो, जैसे आप बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, वो फिल्म, मुझे लगता है कि जिसका क्रेडिट फिल्मों में ओपनिंग में आता है ना, वो कास्टिंग डायरेक्टर होता है। ओके ठीक है, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं पंचमी जी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था, और मैंने उन्होंने भी आई थिंक 4-5 साल पहले स्टार्ट किया, मुझे याद है। हमने जब उसने नया नया स्टार्ट किया था, तो आई रिमेंबर वी डिड अ वन फोटो शूट टुगेदर फॉर फिल्म फेयर मैगजीन। जी जी। तो उनको मैंने एक आइडिया पिच किया था, क्योंकि जो मैं प्रोसेस फॉलो करा था कास्टिंग का, कि मुझे एक ब्रीफ आया कि एक लड़की चाहिए 25 से 30 जिसके ये ट्रेड्स हों, फिजिकल ट्रेड्स, उसकी नाक लंबी, उसके कान ऐसे होने चाहिए, फला फला ट्रेड्स होने चाहिए। तो मैं गया 25 से 30 वाले फोल्डर में, और मैं 500 इंट्रोज देख रहा हूँ। तो मैंने, मतलब नहीं होता, तो मैंने पंचमी को ये पिच किया कि ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि मैं इसमें AI इंप्लीमेंट करके, मुझे खाली 3 प्रॉम्प्ट देने हैं और 3 बेस्ट प्रोफाइल आ जाएंगी। यू आर अ टेक सेवी, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। क्या AI इंप्लीमेंट करके ये प्रोसेस ईजी हो सकता है? नहीं यार, नहीं हो सकता। आप उसको AI को इतना सारा इंस्ट्रक्शन देते देते थक जाओगे। ओके। आप ह्यूमन कनेक्शन जो होता है ना, वो बेटर होता है। आप जब समझते हो, बात को समझते हो, ढूंढो, बेटर होता है, बिकॉज वो इम्पल्सिव फीलिंग की बात होती है यार। आप ऐसा ब्रीफ कभी लिख ही नहीं सकते हो। आपको पर्सनैलिटी क्या चाहिए ना, वो कास्टिंग होती है, वो आपको इंट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री ये बहुत। हाँ, क्योंकि आपको ब्रीफ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा होगा, उसका बोलने का तरीका कैसा होगा, उसका कल्चरली कैसा होगा, वो AI से नहीं होएगा। ओके। ये बच्चा, अभी मुझे एक छोटा, अरे बच्चे का पर्सनैलिटी कैसे, हर बच्चा अलग अलग होता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके बोलने का तरीका अलग होता है। उसको ढूंढना है कि चिल्लर पार्टी के बच्चे अलग अलग दिखने चाहिए या सुपर 30 अलग अलग दिखने चाहिए, वो AI से नहीं आएगा। आपको बच्चों को मिल के, समझ के, एक कमरे में उनको कूद के 100 बच्चे आएंगे, फिर हमें आएंगे यार ये बच्चा ये झांगिया के लिए अच्छा है, ये बजरंगी भाई की मुन्नी बहुत अच्छी है, ये सुपर 30 में बच्चे को ले ले, वो तब आपको देख के। पर एटलीस्ट डेटा मेरा सॉर्ट हो सकता है इस चीज़ से। डेटा सॉर्ट हो सकता है, डेटा तो वैसे भी सॉर्ट करती है ना। ओके। सी, मैंने आपको 1 लाख, मैंने आपको 10,000 लोग दे दिए 20 से 25 साल के बीच में, लेकिन वो 10,000 के अलग अलग पर्सनैलिटी है। आपको क्या पर्सनैलिटी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड क्या चाहिए, मेरे कैरेक्टर का कल्चर डिफरेंट क्या है, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ पे पढ़ाई करता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्टेट कहाँ पे फिक्स हुआ है, लैंग्वेज क्या क्या बोलता है, वो दिखने में सॉफ्ट है, एंग्री है, फ़नी है, वो डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वीक पर्सनैलिटी है। ये सब अलग अलग पर्सनैलिटी हर आदमी की अलग अलग होती है। आपको वो ढूंढना पड़ता है। मैं आपको अपनी कंपनी का सारा डेटा दे देता हूँ, आप कास्टिंग करके दिखा दो। ओके। आप उससे नहीं होता है, आपको सुन के समझ के कि उसकी क्योंकि तभी तो बोलते ना, आपने आधा कास्टिंग ठीक कर दिया तो आपका आधा काम तो हो ही गया ना। आप 4 बच्चों में से कौन सा डिसाइड करोगे? बच्चे तो सब अच्छे होते हैं ना, आप कैसे बोल दो कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छा है? लेकिन चारों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनके नाराज़ होने का तरीका अलग अलग है, उनका गुस्सा करने का तरीका अलग है, उनका खुश होने का तरीका अलग है, उनका लाफ्टर हंसी का तरीका बहुत अलग है, उनका रोने का तरीका बहुत अलग है, उनके बैठने का तरीका एकदम अलग है, उनका रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग है जी। तो ये अलग अलग ट्रेट समझना बहुत ज़रूरी है कास्टिंग में। ओके। एक अच्छा ऑब्जर्वर ही बन सकता है अच्छा। आप इस फील्ड में जब आ जाओगे ना कास्टिंग वर्ल्ड में, तो आपका सबकॉन्शियसली आप ऑब्जर्व भी करते रहते हो लोगों को। अच्छा। आप कुछ भी कर लो, आई एम सिटिंग हियर, मैं आपके साथ में जो वहाँ पे वो लड़की दीवार के साथ कब से खड़ी है, ये जिम में हाथ डाल के कब से खड़ा है, हिला भी नहीं है वहाँ से, तो ये मेरा कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड होता चलेगा। ओके। तो मेरे सबकॉन्शियस में, दुनिया में आसपास जितने भी लोग हो रहे हैं, मुझे सब रिकॉर्ड होते चले जाते हैं।
आपने क्या ऑब्जर्व किया मेरे बारे में अभी? सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे अब जैसे वाइल यू टॉकिंग टू मी ऑल्सो फिगरिंग आउट कि यहाँ से मैं कौन सी बात को पकड़ के आगे लेके जाऊँ, है ना। यू ऑल फिगरिंग कि मैं यहाँ से क्या पकड़ूँ, किस बात को आगे लेके जाऊँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिमाग में चलता रहता है वाइल लिसनिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो थिंकिंग कि यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, ये कॉन्सेप्टली चल रहा है। तो ये सही प्रोसेस है मेरा? ये सही प्रोसेस है, एकदम सही प्रोसेस है। अपने काम के लिए यो सुनना बहुत ज़रूरी है ना जी। तुम सुन रहे हो और सुनने के बाद जो तुमको समझ में आएगा वो वहाँ से वो बात निकाल के तुम आगे लेके जाओगे। ये भी सोचोगे कि वो थोड़ा सही हो, पॉलिटिकल करेक्ट हो, वो कोई ऐसी गलत बात ना बोलूँ। ये तो इतना कैलकुलेशन दिमाग में चल रहा है, वो दिखने लग जाता है। तो ये मेरा काम है 24 घंटे लोगों से मिलने का। वाह, ये बहुत ही ड्रेनिंग प्रोसेस भी होता होगा कई बार। जब आप घर जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस थक गए। सर अभी तो हमने बात की कास्टिंग एज अ बिजनेस और आपके चैलेंजेस। नाउ आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिलता हूँ आरामनगर वर्सोवा आके, तो उनके बहुत सारे सवाल हैं जिस पे क्लैरिटी मुझे आपसे चाहिए। गुलशन देवगी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी IFP के स्टेज पे कि योर होल्ड ऑन क्राफ्ट एंड गेटिंग वर्क इज टू डिफरेंट थिंग्स। 100%। अब FTI NSD जितने भी एक्टिंग फिल्म स्कूल्स हैं, एक तो बड़े कम हैं इस देश में, अब वो हैं भी तो क्राफ्ट पे काम करवाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट पे काम करना। नहीं, सभी बोलते हैं आजकल ये बहुत अच्छी टर्म, क्राफ्ट में काम करो। बहुत इजी होगा ना ये बोलना, सब क्राफ्ट में काम करो, क्योंकि आपने जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से आपने काम किया हो, अगर आप कैरेक्टर में फिट नहीं होते हो, विज़न में, आप कुछ भी कर लो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप उस कहीं ना कहीं कभी आप बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, अगर आप फिट नहीं हो रहे हो या आप ब्रीफ में बैठ नहीं रहे हो ना, तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ। तो वो आपको अपने काम को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, थिएटर करते रहना चाहिए, अपने आप को मेंटली बिजी रखने के लिए, अपने आप को क्रिएटिवली एक्टिव रखने के लिए अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना चाहिए। ठीक है। और ये मुझे जो अब ऐसे गुलशन ने जो बात बोली थी, मैं उसके साथ एकदम करेक्ट समझ रहा हूँ कि बोले कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आप उस दुनिया में मैं आपको कहीं फिट नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। और आपको बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं आती और आप अच्छे एक्टर नहीं, लेकिन आप फिर भी फिट हो रहे हो, ये भी पॉसिबल है। बट सर इस केस में अगर मैं क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, अपने आप को बिजी रख रहा हूँ, पॉजिटिव रख रहा हूँ बीइंग एन एक्टर, मैं ऐसा क्या करूँ कि हाउ टू सेल माई सेल्फ एज एन एक्टर? एक तो आपने कहा कि ब्रीफ ठीक है, वो तो अलग बात हो गई, बट मैं कैसे पहुँचूँ? आपको एक जैसे हमारा प्रोसेस है सिंपल, आप इंटरव्यू दे सकते हो। और क्योंकि अगर आप अच्छे एक्टर हो ना, अगर आप उस फिल्म में नहीं भी फिट होते हो ना, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाते हो। इसमें आप क्राफ्ट में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने किसी एक्टर को ब्लैक वॉरेंट में ऑडिशन किया, वो ब्लैक वॉरेंट में तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, मुझे पता है कि एक्टर बहुत अच्छा है, इसको अगले में कहीं ना कहीं फिट करूँगा। तो आपका जो क्राफ्ट है, जो आपने मेहनत करे ना, वो वेस्ट तो कभी जाते नहीं। ठीक है। तो अब आपको लगता है कि यार मेरा ब्लैक वॉरेंट में नहीं हुआ। अब ब्लैक वॉरेंट में एक एक्टर है अनुराग ठाकुर या परम सिंह चीमा या जहान कपूर, अब वो उसमें करेक्ट फिट थे ना, बिल्कुल। लेकिन अनुराग ठाकुर ने किसी और फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था पहले, तो वहाँ से मेरे दिमाग में वो एक्टर रह गया था कि इसमें वो वहाँ पे फिट हो सकता है। जब आप अपने क्राफ्ट में काम करते हो ना, तो आपकी मेहनत, आपका टैलेंट वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कभी काम आ जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूसली अपने काम पे मेहनत करती रहनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो आप कभी ना कभी फिट तो हो गए। और जिस दिन आपको मौका मिल गया, पंकज को मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर, टक से हो गया। राजकुमार को शायद में मौका मिला, चेंज हो गया। अविनाश तिवारी को लैला मजनू में मिला, विक्रांत मासी को 12 फिल्म में मिला, मेधा ठंकर 12 फिल्म मिला, घुमा दिया। आपको कहीं ना कहीं लाइफ घुमा देगी अगर आप लगे रहोगे शिद्दत के साथ। ऐसे तो जयदीप बिलाव तब भी अच्छा एक्टर था 15 साल पहले जी, लेकिन वो लगा रहा और आज जाके उसको सक्सेस मिली है और इतनी अच्छे से मिली है। ओपन आर्म के लोगों ने बोला कि आ जा, तूने बहुत मेहनत करी। विजय वर्मा, कब से ये लोग ऑडिशन कर रहे थे, इन सबको मैंने ऑडिशन किया था काय पूछे से पहले से। अच्छा। मैंने एक ऐड किया था जिसके अंदर राजकुमार राव, जयदीप बलावत, विजय वर्मा, सब सेम बैच के ही हैं। सब सेम बैच के थे। मैंने पूरा बैच को बुलाया था ऑडिशन करने के लिए। आई रिमेंबर वर्जन पंगा लीग की ऐड थी, सब आए थे वहाँ पर। अच्छा। वहीं से ऐड से फिर जयदीप को हमने रॉकस्टार में एक दिया था। विजय वर्मा ने तब ये मानसून शूट आउट किया था, उसमें उसी कायपोची के ऑडिशन में भी सब लोग आए थे। उसमें आयुष्मान खुराना भी था, उसमें विजय वर्मा भी था, उसमें ये सब भी थे। आई थिंक आप जब लगे रहते हो, शिद्दत से काम करते हो ना कभी कहना कि सही फिट हो ही जाते हो। अब जो आयुष्मान खुराना अन्नादुन में फिट हुआ था, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी की वापस कभी मुड़ के दिखाई नहीं। राइट। बट जो एस्पायरिंग एक्टर है या एक ट्रेंड एक्टर है, इस शहर में आ गया है और ये गेम आपने कहा पेशेंस का है, ठीक है, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। सिर्फ पेशेंस है और पॉजिटिविटी का है। सॉरी, पॉजिटिविटी का और पेशेंस का है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज आप बहुत जल्दी नेगेटिव चले जाते हो जब आपको काम नहीं मिलता ना, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट सब आते हैं जी।
जो शहर में उन सब रास्तों को खुशी खुशी पार कर गया वो जीत जाएगा। बट इज़ इट पॉसिबल कि अगर मैं, क्योंकि आजकल एक टर्म है सेल्फ टेस्ट जिसको बोलते हैं कि घर से ऑडिशन बना के भेजो, तो अगर मैं बम्बई ना रहूँ, मैं अपने होम टाउन रहूँ और मैं वहीं से ऑडिशन के लिए अप्लाई आजकल करता तो रहूँ, हमेशा लोगों को बोलता हूँ बॉम्बे आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं ज़रूरत है अभी एक्टर्स को, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अच्छा, जो अच्छा बॉम्बे आपको काम, बॉम्बे आपको अच्छा एक्टर बनाता है कि गारंटी थोड़ी ना है। जो अच्छा एक्टर है तो वो शहर में भी अच्छा एक्टर ही होगा ना। ठीक है। एक एक्टर है गिरीश कुलकर्णी, वो पुणे में रहते हैं, आदिल हुसैन दिल्ली में रहता है, राजेश शर्मा कैलकाटा में रहता है, ये सब वहीं से आके काम करते हैं ना। विजय सेतुपति बाहर से, तो अच्छा एक्टर होता है। आप कहीं पर भी रहो काम आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके जो सर्कल है आप उनके साथ टच में रह रहे हो, ऑडिशन सेल्फ भेज रहे हो सबके। लेकिन हाँ, इन पर्सन ऑडिशन देते हो तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके। क्योंकि आपको सही तरीके से ऑडिशन किया जाता है और आपका ब्रीफ करेक्ट होता है। नहीं तो ऑनलाइन में आप अपने हिसाब से सेल्फ डायरेक्ट करते हो तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। अगर आप बम्बई में हैं तो आप प्लीज़ इन पर्सन ऑडिशन करो, सेल्फ टिप मत भेजो। ओके। क्योंकि जब आप बॉम्बे में नहीं हैं, अगर आपको सेल्फ टिप मांगा है तभी भेजो, और अच्छे से ब्रीफ को समझ लो। सेल्फ टिप भी एक फुल प्रोसेस है, उसको लाइटली मत लो, उस पर मेहनत करके भेजो। कि सेल्फ टिप मतलब आपको परफॉर्म भी करना है ना, वो भी अच्छे से। सेल्फ टिप को बोला अरे हाँ सेल्फ टिप भेजना है, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। कोविड में हमने पूरे सेल्फ टिप से मारा नहीं किया था, हमने किसी एक्टर से नहीं मिले जो। तो आई थिंक अच्छा एक्टर को ना वो सेल्फ टिप कराओ, इन पर्सन बुलाओ, बॉम्बे में बुलाओ, शहर में लो, टिम्बकटू में हो, कश्मीर में हो, सब नहीं बोलते। अच्छा एक्टर तो अच्छा एक्टर ही होता है। तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी रह के काम अभी नहीं रहने की ज़रूरत है। अभी तो आप सबके साथ टच में रहते थे। हमारे टाइम पे था जब फ़ोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, कैसे पहुँचना। अब तो आपको सबको पता है किधर जाना है। आप एक बार गूगल पे टाइप करोगे, इंस्टाग्राम पे टाइप करोगे, फेसबुक टाइप, आपको डिटेल मिल जाती है। पर उस टाइम कास्टिंग बहुत अलग प्रोसेस होता होगा। सॉरी मैम, मैं आपको हाँ, लोगों के हम ऑफिस में जाना पड़ता था। रंग दे बसंती की आपने कास्ट की थी? हाँ, मैं उसमें असिस्टेंट था ना, छोटी छोटी कास्टिंग करते, तो जा जाके कॉलेज में थिएटर ग्रुप में जा जाके मिलना पड़ता था, लोगों को बुलाना पड़ता था, आ जाओ डालना पड़ता था क्या, और कैसे करते थे। इमेजिन, मैं कभी कभी सोचता हूँ सत्या की कास्टिंग कैसे हुई होगी, बैंडेड क्वीन की कैसे हुई होगी, है ना, मदर इंडिया कास्टिंग कैसे होगी, बूट पॉलिश की कास्टिंग कैसे होगी, दो आंखें बारात की कास्टिंग कैसे हुई होगी पुरानी फिल्मों की। वो क्या कास्टिंग थी उन फिल्मों की यार। आई थिंक वो प्रोसेस भी बहुत कमाल था, वो भी प्रोसेस से। पर उसमें क्या होता था कि बहुत कम लोग पहुंच पा रहे थे वहाँ तक, बिकॉज डिजिटलाइज वर्ल्ड की वजह से दुनिया बहुत बढ़ गई, ये जो सर्कल बहुत बढ़ गया, शायद इसकी वजह से लोग बहुत आ गए। आप तो बचपन में हमको लगता था ये वहाँ कैसे पहुँचा होगा, ऐसा फीलिंग आता था ना कि ये वहाँ कैसे पहुँचा होगा। इमेजिन उन्होंने कितना मेहनत किया होगा कि आप राम गोपाल वर्मा के फैक्ट्री के आगे हज़ारों लोग खड़े रहते थे। हमने सब कहानियाँ देखी हैं, सुनी हैं, देखा है कैसा होता होगा। जहाँ फ़ोन है, आप एक फ़ोटो के पीछे अपना नंबर लिख के छोड़ के चले जाते थे, और वो भी नंबर भी पीपी नंबर होता था जी। पड़ोस का किसी का लैंड नंबर, एक का फ़ोन होता था, 10 लोगों का नंबर, 10 लोग उस नंबर को शेयर करते थे, इसके घर पे लैंडलाइन है, मेरा नंबर आएगा तो मुझे बता देना। उसके बावजूद भी इतना अच्छा टैलेंट इस देश में आया। पीपल लाइक मनोज बाजपेयी हो, चाहे नवाज भाई हो, चाहे आशुतोष राणा हो, यशपाल शर्मा हो, राजपाल यादव हो, के मेनन हो, ये कहाँ से क्या मतलब सोचने पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। नसीर भाई हो, ओमपुरी साहब हो, ये कैसे लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे होंगे जब ये दुनिया ही नहीं थी। राइट। मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि यार अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर नहीं भी होते ना, फिर भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही होती है। ये एक्टर इतने हमारे देश में, बला सानी भी यहाँ से आए हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर आए बिना कास्टिंग डायरेक्टर के तो आए हैं। वो जो शिद्दत थी, वो शिद्दत शायद कास्टिंग डायरेक्टर के आने से शायद थोड़ी मेहनत लोगों ने कम करना शुरू किया, इसके ऑफिस चले जाते हैं ना। ये भी ऐसा प्रोफाइल भेजते हैं व्हाट्सएप पे, देख लेगा व्हाट्सएप पे 24 घंटे भेजते रहते हैं। सर मैंने कास्टिंग छोड़ दिया, अभी तक मुझे रात को 2 बजे प्रोफाइल्स आती हैं। क्या आप भी परेशान हो उस चीज़ से? मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे बस कभी कभी लगता है कि यार दे हैव नो चॉइस। बट मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा उनको ना एक बेसिक टाइमिंग होना चाहिए, आपको एक बेसिक प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए। कि मैं भी किसी को संडे को, इवन इफ हम कॉलिंग माई सिस्टर और ब्रदर ना, तो पूछ लेता हूँ कि दीदी फ्री टू टॉक। मुझे लगता है कि किसी के पर्सनल स्पेस पे जाने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए। और रात को रैंडमली मैसेजेस आते हैं, पर आई डोंट रियली फील बैड यार, उनके पास मौका नहीं है, वो बेचारे ट्राई कर रहे हैं जी। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता, पर बुरा लगता है उनके लिए कि वो, हाँ मुझे लगता है कि यार उनके लिए बुरा लगता है कि आप बेचारे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है शुरू में लगता है क्या है यार बस करो, लेकिन लगता है यार नहीं, तू बुरा मत फील कर, उनकी तरफ से सोच। व्हाट इज द राइट एटिकेट्स अगर मुझे अप्रोच करना है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर को, क्या सही तरीका है? ईमेल, व्हाट्सएप तो ठीक है, मेरे ऑफिस में वॉक इन करो ना, ओपन तो है सबके लिए, 10 से 5 कोई भी आ सकता है। ठीक है। और वहाँ पे जाकर अपना प्रोफाइल छोड़ दीजिए। हम प्रोफाइल में लोगों को रखा हुआ है फोल्डर बनाने के लिए, आपके लिए कुछ होता है हमको आपको बता ही देंगे।
आप बार बार मुझे 10 बार मैसेज करने से आपको एक्शन नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं। हमारा काम है आपको प्रोफाइल को सेव करके रखना। अगर हम आपका प्रोफाइल सेव करके नहीं रखेंगे तो हमको और काम कैसे मिलेगा नए टैलेंट के लिए। पर आपको प्रोफाइल व्हाट्सएप पे ना भेजनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ना भेजें। हाँ, मुझे भेज के तो मतलब है नहीं, इफ इम्पॉसिबल टू सी मैं प्रैक्टिकली सब मैसेजेस को देखूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन निकालूंगा, कम से कम 30-40 मैसेजेस होंगे। इस प्रैक्टिकल मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है टू रिप्लाई टू एवरीवन। हाँ, लेकिन ऑफिस है, ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे सब पेजेस हैं, हमारे ईमेल आईडी सब कुछ तो है। पर आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स मैसेज करते हैं, तो सब जगह करते हैं, सब डेटली वो सब जगह ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए यार। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो कि हमने बाई चांस देखा कि यार ये लड़के ने भी प्रोफाइल भेजा, बच्चा बहुत अच्छा, इसको बुला ले, ऐसा भी होता है। सब कोशिश कर रहे हैं, बस हाँ एक बेसिक टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे मैं संडे को भी लोगों को बोल देता हूँ कि यार मैसेज कर देता हूँ कि यार आज तो संडे है भाई, आज तो छोड़ दे। पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है कि यार बस कर, लेकिन ठीक है। बट सर आपको नहीं लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं बहुत, और मैंने बहुत सारे ट्रेंड एक्टर्स को करते हुए देखा है ये, क्या एक्टिंग स्कूल्स में ये बेसिक चीज़ें भी सिखानी चाहिए मेरे ख्याल से? क्योंकि यार मैं तो अपने वर्कशॉप में बोलता हूँ, सिखाते हो आपकी जस्ट एक्ट वर्कशॉप में बोलता हूँ, मेरी वर्कशॉप एक्टिंग, मैं सिर्फ बेसिक के बारे में बात करता हूँ कि ऑडिशन के प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ और हाउ टू मेंटेन योर हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, क्या सही वे अप्रोच करने का। किसी की बॉर्डर लाइन मत क्रॉस करो, डिग्निटी मेंटेन करो, रिस्पेक्ट योर टैलेंट एंड उस पर कोई, क्योंकि लोग हर तरह के लेवल पे बात करते हैं ना, इमोशनली भी आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको फिर आपको मजबूरी भी बताते हैं, सब तरह की कोशिश करते हैं आपको बताने की, ज़रूरत नहीं है। बी ए लिटिल प्रोफेशनल, जस्ट शो हमने काम देखा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से मैं कुछ कर तो पाऊँगा नहीं, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम का भी मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज हम खुद ही अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपकी इमोशनल प्रॉब्लम सुनूं कि मेरी माँ का सपना है या मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना है, तो मैं उस पर कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम सब अपने अपने इमोशनल चीज़ें झूल रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा बातें की ज़रूरत नहीं होती है, राइट, कि मुझे ये प्रूव करना है, ऐसा करना है। आपको काम मिलेगा, आप सब ऑडिशन में प्रूव करो, बोल के मत कुछ प्रूव करो। ओके सर। बट बहुत सारे लोग आपकी कास्टिंग जो आप वर्कशॉप होती है आपकी, जस्ट एक्ट वर्कशॉप, राइट, मैं ऑनेस्टली कहूँगा सर, मेरे 2 दोस्तों ने वो वर्कशॉप की, मैंने उनसे पूछा कि क्यों जा रहे हैं आप वर्कशॉप काम में? मिल जाएगा आपके गुड बुक्स में आने के लिए। मैं जब वो पहले दिन आते हैं उनको ऐसा लगता है, बाद में वो सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की वर्कशॉप में जा रहे हो, चाहे वो सौरभ है, चाहे वो बैरी सर है, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर की वर्कशॉप हो रही है, चाहे कास्टिंग बे की वर्कशॉप हो रही है, तो आप ये सोच के आओगे कि आपका एजेंडा, आप ये भूल जाओ कि हम तभी कास्ट करेंगे आप सही हो तो जी। नहीं तो वर्कशॉप में आपको ये तरीका, वर्कशॉप करने के बाद आपको ये भी समझ में नहीं आया कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमें वर्कशॉप का जो प्रोसेस होता है उसमें जब दिखाता हूँ तो 7 दिन बाद वो बोल देते हैं कि भाई बहुत मेहनत करनी है, वापस चले जाते हैं। आई थिंक वो ज़रूरी होता है, राइट। और उसमें बहुत सच बोलता हूँ, शायद आपको पता ही होगा वर्कशॉप के बारे में, बहुत ही डिटेल में ऑनेस्ट फीडबैक दे के, मतलब मैं माँ बहन कर देता हूँ सच बताने के लिए, क्योंकि मैं आप आए तो सच सुन के जाना। या राइट। बट सर ऐसा क्यों है, मैं देखता हूँ कि ट्रेंड एक्टर्स की बहुत कमी है इस देश में। अब जो मेन प्रॉब्लम एक्टर्स कहते हैं कि हमको ट्रेनिंग लेनी है, पर FTI में 10 सीटें हैं, NST में XYZ सीटें हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है और बहुत टैलेंट चाहिए क्योंकि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अच्छी बात है ना। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचे कि मैं कुछ यहाँ आके या किसी शहर में कोई प्राइवेट कोचिंग, जैसे आपने नाम लिया एक्टर्स ट्रुथ, सौरभ जी की वर्कशॉप हो गई, या बैरी सर की वर्कशॉप हो गई, या आपकी वर्कशॉप हो गई। इन वर्कशॉप में एक निर्धारित फीस होती है जो सर ऑनेस्टली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है। नहीं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे क्या वर्कशॉप option में है भी सर? बदला है। हाँ, क्या ऑप्शन है उसके पास? आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका मैं लोगों को बोलता हूँ भाई, सबसे अच्छा मीडियम और बहुत कम पैसे लगने वाला मीडियम होता है नाटक करना। ठीक है। यहाँ पे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है प्ले करने का। क्योंकि पहले बैक स्टेज होगा, पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस। अब एक प्ले करने में कितना, आप किसी के, दिल्ली में हम ग्राउंड में बैठ कर नाटक करा करते थे जी। आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हो, आपको 15 या 20 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये लगते हैं। आप रोज के भी 500 रुपये डालोगे ना, 20 लोग मिलके, तो आप एंड ऑफ द 1 महीने बाद आपके पास 2-3 लाख रुपये होंगे। 500 रुपये तो आप शेयर कर ही सकते हो अपनी लाइफ के लिए। जी। किसी एक दोस्त के घर पे अगर आपका मन है तो 4 लोग बैठ के एक नाटक पढ़ लें कि चलो आज हम प्रेमचंद की कहानी उठाते हैं, उस पर हम नाटक करेंगे। चलो हम बड़े भाई साहब कर लेते हैं, या चोरी कर लेते हैं, या कुछ एक पोएम कर लेते हैं, उसको जाके परफॉर्म करो मिलके। किसी एक सीनियर जो आपको लगता है कि आप उसने आपसे ज़्यादा काम किया थिएटर का, उसको बुलाओ,
उसको बोलो ये नाटक देखे, किसी को बोलो डर, कितना खर्चा हो जाएगा आपका मुझे बताओ। करने वाले की इच्छा अलग होती है यार, ना करने वाले के तो जितने मर्जी बहाने। ऐसे भी मैं बहुत सारे एक्टरों को जानता हूँ जिन्होंने दुनिया का हर कोर्स करके रखा है, अच्छा। लेकिन वो इतने खराब हैं। जो मैंने वर्कशॉप का नाम लिया हर वर्कशॉप में गए हैं, हर बड़े से बड़ा कोर्स किया है, न्यूयॉर्क भी होकर आ गया, ली स्टारबक्स भी होकर आ गया, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस देखते लगता है कि क्यों गया था इतनी दूर। बट सर रीज़न क्या है? अगर सेम ट्रेनिंग मिल रही है तो इज आई इट थिंक जो एडप्ट, जो सीखने वाला होता है ना, वो उसको जो सीखना है वो सीख ही लेता है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कभी समझ में नहीं आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जिसको जिसको सीखना है ना वो सीख जाता है। आई थिंक वो जो आप बात कर रहे थे कि फीस वाली, जो नाटक करने में क्या फर्क चलेगा। मैंने तो 3-4 दिन पहले पोस्ट डाला कि यू कैन हायर दिस स्टूडियो, वी डोंट हैव टू पे ऑल्सो, फ्री। आई डोंट हैव टू नो दिस, दिस इज द फ्री स्टूडियो। अच्छा, एनीबडी कैन बुक दिस स्टूडियो एंड परफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स ऑलरेडी अनाउंस ऑन माय सोशल मीडिया। ओके। लास्ट वीक पे अनाउंस हुआ था कि भाई अब नाटक करो, बुक करो, Thursday, Friday, Saturday you can book the slot and free. Call people whoever you want to call, announce on social media. करने वाले तो बोलो, मैंने कौन सा बोला आपसे चार्ज कर रहे हैं। नाटक करने की इच्छा तो रखो। आप हिंदी में करो, उर्दू में करो, अंग्रेजी में करो, गुजराती में करो, मराठी में करो, बंगाली में करो, तमिल में करो, तेलुगु में करो, हमने आपको कब रोका है? कोई लड़के 4 लोग मिलकर, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनको जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, कल बनना है। आज अगर हम यहाँ पे कास्टिंग में हमको लोग जानते हैं तो हमारी जर्नी के पीछे भी तो 15-20 साल गए हैं ना। ये नहीं कि कल उठ के हम यहाँ पर आ गए। जिशान भाई ने कल बात की थी, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, जिशान आयुब जी के साथ। तो मैंने उनसे तो वही मेरा बात जूनियर है, बड़े हमारा बहुत क्लोज है, बहुत कास्ट किया मैंने उसको, पूछी। बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा इंसान भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ना पेशेंस का गेम है। 3 साल 2 साल तो तुम बात कर रहे हो NSD FTI की, हर किसी का इंटेंट नहीं है। सबको बनना है कि 3 महीने में बनता हूँ ना, वही मैं सॉरी मैं बात भूल गया था, यू राइट। बिकॉज होता क्या है कि अगर NSD में 20 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि वो थिएटर को बढ़ाने के लिए कोर्स है ना, वो आपको फिल्म थोड़ी ना बनाने जाते हैं। राइट। आप अपने शहर में जाके उस कल्चर को बढ़ाएं, इसलिए आप NSD में जाते हो ना, इसका मेन पर्पज तो। उसके बाद आप बम्बई जाओ, अपने शहर में जाओ, बहुत से लोग अपने शहर में वहाँ पे जाकर थिएटर भी करते हैं। वो कल्चर को बढ़ाने के लिए NSD स्कूल ड्रामा है। FTI एक फिल्म स्कूल है जहाँ पर आपको बोलते हैं कि आपको फिल्मों में जाना है, तो ये प्रोसेस है। जिसको इतना पेशेंस अपने लाइफ को देने के लिए 2-3 साल जान लगाने के लिए सीखने के लिए नहीं है, तो बोला अरे नहीं यार 3 साल कौन सीखे, पर 3 साल तो स्ट्रगल कर लेंगे। राइट। पर 3 साल सीखने की इच्छा नहीं है। जब आप सीख के आओगे तो आपको काम जल्दी मिलेगा ना। बिल्कुल। अब पूरा FTI का बैच जो है राजकुमार वाला, वो सबके सब काम क्यों कर रहे हैं? NSD के जितने भी लड़के हैं अच्छे अच्छे, सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। वो एक माहौल में 3 साल 2 साल तक सुबह से लेकर रात तक यही किया है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार आज इतनी मेहनत करके, राजकुमार के 10-20 साल पुरानी शॉर्ट फिल्म देख लो FTI में, वो भी उतनी ही टैलेंट काम किया। जयदीप का पुराना काम देख लो, वो उतने को काम तो तब से अच्छा कर रहे थे। अपॉर्चुनिटी अब मिल के मिली है कि आप तो काम तो आपकी शिद्दत तो वहीं से दिख जाती है ना। ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब जाके अच्छे एक्टर बने, वो तब से अच्छे एक्टर थे, क्योंकि उन्होंने वो क्राफ्ट सीखा है, समझा है, पढ़ाई की है, सीखा है। आप डॉक्टर बनने जाते हो तो पढ़ाई करते हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। गलत क्या बात है इसके अंदर? अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पूरा करियर बनाना है तो आप सीखो ना। राइट। आप क्रिकेट खेलते हो तो पहले आप स्मॉल एकेडमी को ज्वाइन करते हो, फिर आप स्टेट के रणजी ट्रॉफी जाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर स्टेज पे इतने आप 12-11 लोगों की टीम में आने के लिए करोड़ों बच्चे, चाहे वो शिवाजी पार्क हो चाहे दिल्ली, वो क्यों सीख रहे हैं फिर? क्योंकि उनको 11 में आना है। पूरे प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचना है ना। आप बोले कि मैं कल ही विराट कोहली बन जाऊँ, तो बन के दिखाओ। पर सर इसकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मुंबई आया था तो मुझे भी सीखना था। तो मैंने क्या किया, एक जगह यहाँ पे क्रिएटिव अड्डा, अब तो शायद मुझे नहीं मालूम, यहीं आराम नगर में है, तो मैंने वहाँ एक पोस्टर लगा दिया मॉर्निंग मोनोलॉग्स नाम से, कि आप सुबह आओ, 100 रुपये एंट्री फीस है, आपको चाय मिलेगी और हम सब वहाँ एक मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे बिफोर गोइंग टू आराम नगर फॉर ऑडिशन। तो इस प्रोसेस से मैं रोज़ 1000 रुपये कमा भी रहा था और अपनी आर्ट भी शोकेस कर रहा था लोगों के सामने। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा था कि आप लोग कभी FTI NSD इस तरफ क्यों नहीं बढ़े, तो सब ने मुझे एक बात कही कि चांसेस बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर FTI से 10 बच्चे निकल रहे हैं, मुझे लास्ट बैचेस में 5-6 लोग दिखे हैं, वो बोल रहे हैं चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है। तो वो उस माइंडसेट से पर आपकी लेकिन उन लोगों के चांसेस बाकी दुनिया से ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स यस। उनको ऑडिशन में काम मिलने की ताकत उनके अंदर ज़्यादा होगी, उन्होंने क्राफ्ट सीखा हुआ है, तो उनका स्ट्रगल बाकी लोगों से कम होगा। ओके।
जो सीख के आएगा उसका स्ट्रगल। एक बात बताइए, अगर आप किसी जगह पे किसी जॉब के लिए जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, तभी तो आप क्यों लिखते हो रिज्यूमे में फिर कि आप यहाँ से पढ़ाई करके आए, आपने ये कोर्स किया, आपको जॉब मिला, आप ये क्यों लिखते हो? दिखाने के लिए कि मैं क्रेडिबल अकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ। आप किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए ऑफिस में लिखे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जॉब दे देंगे क्या? आप एक जगह पे पढ़ के, आपने रिज्यूमे में क्यों लिखा जाता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपके कोर्सेज क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है? मत लिखो फिर, आप तो किसी भी जॉब में मत लिखो फिर। जी। आपने MBBS किया है या डेंटिस्ट्री, तभी तो आप क्लिनिक खोलते हो ना। डेंटिस्ट आप ऐसे खोलोगे, अरे आज मेरा मन कर रहा है, मैं आज ना मैं क्लिनिक खोल लेता हूँ, मैं दांत ठीक करूँ, कर सकते हो क्या? आप उसी को रखते हो ना अपने अपने साथ, जिसको आप काम कराना चाहते हो, जिसने वो काम सीखा है, जो पढ़ाई करके आया है। तो वो हमको भी तो अच्छे एक्टर प्रोसेस में चाहिए, मोर डिसिप्लिन होंगे, उनको प्रोसेस के बारे में मालूम होगा, एक्टर का डिसिप्लिन मालूम होगा, उनका प्रोसेस मालूम होगा, कैरेक्टर के बारे में मालूम होगा, उसके पढ़ने की क्षमता होगी, कैसे समझने होगा, उनके अंदर पेशेंस होगा, नाटक करके आया है, उसके अंदर एक सिंसेरिटी होगी, उसका प्रोसेस साफ होगा, ये सब तो पता होगा ना। बेसिक तो ठीक हो जाएगा ना, नहीं ठीक हो जाएगा? तो आई थिंक ये ज़रूरी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी जो बहुत कोर्स करके आते हैं वो अच्छे एक्टर हो, ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो भी अच्छा, ऐसा भी नहीं होता जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी अच्छे एक्टर होते हैं, जो अचानक मिल जाते हैं। बच्चे होते हैं ना, वो कहीं कोर्स करके तो नहीं आते, उनकी कास्टिंग करेक्ट हो जाती है। आई थिंक ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। बट अगर आप किसी जगह पे जाके 1 महीना थिएटर भी करते हो ना, वो आपको हेल्प भी करेगा। आप बार बार ना लोग एक्सक्यूज डाल देते हैं, बहुत महंगा है, पैसे नहीं है, लोग कम है, ये तो बहाने मारते हैं। ये यहाँ पे सामने बात है यार, कौन आपको मना कर रहा है यहाँ पे नाटक करने से? मुझे बता दो, एक आदमी आपको मना कर दे नाटक करने से? मंडी हाउस में तुम ऐसे ही कर देते। एक तरफ NK ग्रुप चल रहा है, एक तरफ VK ग्रुप चल रहा है, एक रॉबिन दास का ग्रुप चल रहा है, एक तरफ अवतार सने ग्रुप चल रहा है, एक तरफ ये सब चल रहा था, कोई मना नहीं करता। उधर पीयूष भाई कुछ कर रहे हैं, श्री राम सेंटर में कुछ हो रहा है, ग्राउंड में कुछ हो रहा है, त्रिवेणी में कुछ हो रहा है, LTJ में कुछ हो रहा है, कमाने में कुछ हो रहा है, NC के अंदर कुछ हो रहा है, ग्राउंड में कुछ हो रहा है। वो सब तो लोग मना नहीं कर, यहाँ पे क्यों नहीं करते लोग? एक्सक्यूजेस आई फील, लेजीनेस, जल्दी आगे बढ़ना है। ये मुझे बहुत कमाल की बात बेंजामिन सर ने कही थी, बेंजामिन गिलानी FTI में मिला था मैं उनसे एक बार, तो उन्होंने कहा कभी एक्टर बुरा एक्टर नहीं होता, वो लेज़ी एक्टर होता है। और लेजीनेस बहुत एक बड़ा इशू है। बट जब आपने भी CV का जिक्र किया कि CV अगर मैं डालूंगा नहीं, एक आपका कोट है सर जो बहुत मिस इंटरप्रेट हुआ है, मुझे उस पर क्लैरिटी फोटो वाला। हाँ, क्योंकि अगर अच्छा एक्टर होता है तो आपकी फोटोग्राफी बहुत है ना, पासपोर्ट साइज फोटो इनफ है। तो अगर मैं भेजूंगा आपको प्रोफाइल पासपोर्ट साइज फोटो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक फोटो भेज दो, मैं ऐसा दिखता हूँ, आप वो मुझे वो फोटो भेज रहे हो जिसमें आप, मैं आपको इन पर्सन मिलता हूँ वैसे लग ही नहीं रहे हो, तो फोटो भेजने का मतलब क्या है? तो मैं आपको अगर प्रोफाइल भेजूं तो मैं पासपोर्ट साइज फोटो भेज सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। उससे मुझे देखना है कि इसका ये ऐसा दिखता है। अच्छा, वो कितना अच्छा दिखता है फोटोशॉप करके थोड़ी ना मुझे इंटरेस्ट है। आप मुझे बात बताइए, जब आप पासपोर्ट में पोर्टफोलियो की फोटो क्यों नहीं डालते हो? पासपोर्ट में पोर्टफोलियो की फोटो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो, कि मैं आइडेंटिफिकेशन होगा मेरा उससे। ऐसे दिखता हूँ ना जी, तो मैं ऐसे ही दिखता हूँ, ऐसे काम करो ना। आप मुझे फोटो एक बहुत ज़्यादा ग्लॉसी, बहुत ज़्यादा कूल सेक्सी पोर्टफोलियो बना के भेजोगे, जब आप दिख ही नहीं रहे हो वैसे, तो फिर मैं आपको इमेजिनेशन, मैंने आपको बुला तो लिया, अरे पर फोटो में तो ऐसे दिखते नहीं आप। तो मतलब क्या हो फोटो भेजने का? मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे इसके हिसाब से ऑडिशन कर लो। मेरा ऑडिशन डिसाइड करेगा कि मुझे क्या फिट होना है, परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। मेरा मतलब यह लोग, अभी मैं फिर से क्लियर बोल देता हूँ कि अगर बहुत सारे जो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं शायद मुझसे नाराज भी रहते होंगे कि हम हमारे, लेकिन भैया पोर्टफोलियो से काम, अगर मॉडलिंग की दुनिया अलग है जी, एक्टिंग में पोर्टफोलियो से काम नहीं मिलता। ओके, आपको अच्छे ऑडिशन देने से काम मिलता है। अगर आप अच्छे एक्टर बन जाओगे तो सारे दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर आपकी फ़ोटो खींचेंगे, मैगजीन कवर में छापेंगे, और फिर अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है। और जो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत कन्वेंशनल गुड लुकिंग है, अगर उसको एक्टिंग नहीं आती तो आप उसको देखना नहीं चाहते हो। आप उनको कमेंट पढ़ लो, आप एक दूसरे को गाले देते हो, उनके बारे में पढ़ लो, नोबडी वांट टू सी देम, अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो। बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग की, आई थिंक मैं आपका IMDb चेक करते करते मैं थक गया, मैंने कहा तो हर दूसरी फिल्म इनके अंडर में ही है। मैं चाहता हूँ हर पहली हो। दिस इज द एटीट्यूड, मतलब आई लव द वे यू थिंक, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हैं एंड यू ओन इट। बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे मॉडेस्ट बनने के चक्कर में ऐसे है यार। वो एक्चुअली मॉडेस्ट, हम अपने काम में मॉडेस्ट रहना चाहिए ना, काम तो और चाहिए ना यार। क्यों मैं इस शहर में क्यों आया हूँ?
व्हाई यू आर इन दिस सिटी, बट व्हाट एक्साइट्स यू? मनी, पावर, फेम और क्राफ्ट, आर्ट? काम यार, काम। बाकी सब ऑटोमेटिकली आता है ट्रस्ट में। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारी लाइफ में सब प्लस ही है ना। जी बिल्कुल। 10 रुपये एक्स्ट्रा भी प्लस है, 100 रुपये एक्स्ट्रा भी प्लस है, एक गाड़ी भी प्लस है, एक घर भी प्लस, हमारे लिए तो सब प्लस ही है ना। तो मुझे लगता है हमारे लिए तो सब प्लस ही है। तो अगर वो वाला चक्कर होता तो मैं तो अपना छोड़ के, अब मैंने घर भी ले लिया, मेरे पास गाड़ियाँ भी है, मैं ऑफिस में तो काम भी रिलैक्स भी कर सकता हूँ अभी। मैं 2-3 साल तक तो मुझे स्ट्रगल भी नहीं करना, मैं इतना काम है वो तो मैं भी, लेकिन नहीं और करना है। बट ये जो अब किसी को लगता नहीं है कि मतलब अभी 350-400 फिल्म हो गई है, जितने भी सब कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन सबकी टोटल और मेरे अकेले की ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि मेरा आज पहला दिन है बम्बई में, मुझे और काम करना है। अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ कि नया डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर, उसकी मुझे मीटिंग पे जाना है। अभी मेरे को 1 बजे मीटिंग करनी है, मुझे पिक्चर चाहिए। 2 बजे मेरी एक और मीटिंग है, नई फिल्म शुरू हो रही है, डायरेक्टर मैंने कभी काम नहीं किया। तो मैं आई एम लाइक अ चाइल्ड जिसको नया टॉय मिल जाता है ना। ये आपकी हैबिट भी है। मुझे पता पड़ा कि आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आप टॉय स्टोर से, ये कहाँ से पता अभी लगा? तक सच्ची खिलौने- बताना, सोर्सेस मीडिया में काम करते आई हैं। लव टॉयज यार। मेरे को लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास रिमोट कार चाहिए, मुझे ट्रेन चाहिए, मुझे सब टॉय चाहिए। अभी भी मेरा घर भरा हुआ है, मैं हर जगह जाता हूँ तो टॉय चाहिए, मुझे मज़ा आता है यार। मैं गरीबी में जो टॉय नहीं खरीद पाया ना, मैं सब खरीदता हूँ। जो मैंने आज तक नहीं खरीदे थे वो सब टॉय खरीदता हूँ। ये उस मतलब बचपन से आ रहा है। उस बचपन से आ रहा है। मैं चाइना गया था तो मुझे याद है कि मैं 3 दिन तक वो टॉय मॉल में था, 3 दिन तक वहीं रहा था। मुझे अच्छा लगता है। मैं जितनी गरीबी में हूँ तो चीज़ें सोची थी ना वो सब करने में। और क्या चीज़ें बचपन की जो नहीं मिली जो अब चाहिए? आई थिंक वो सब है अभी मेरे पास। टॉयज के काम- अलावा और क्या लिया ऐसा? और क्या थी कि यार ये चीज़ तो रह गई थी बचपन में? आई थिंक घूमना था ना, ट्रैवल करना था, दुनिया घूमनी थी कि चलो बाहर जाएंगे। अब तो सभी जगह घुमाए ना। कभी कभी लगता है ना कि अब अरे अमेरिका कैसा होगा, यूके कैसा होगा, ये कैसा होगा। अब तो सब दुनिया घूम ली है। जी। तो सब चीज़ें जो थी ना आप जो सोचते हो वो सब कर लिया। नेक्स्ट ईयर तो ऑस्कर्स भी जा रहे हैं ऑफ कोर्स। जाऊँगा, लेकर आऊँगा मैं पूरे। मतलब आई रियली विश कि मैं एनर्जी सबकी तरफ फेंक रहा हूँ ताकि आप मेरे लिए प्रे करो। और मैं डायरेक्टर को बोल रहा हूँ कि और चैलेंजिंग फिल्म लिखो और डिफिकल्ट कास्टिंग मुझे दो, ताकि मैं आप लोगों के फिल्म के साथ अपने लिए भी ऑस्कर ले आऊँ। बट ये चैलेंजिंग की आपने बात की, सबसे टफ की यहाँ तो फंस गए भाई, यहाँ से निकलना मुश्किल है। कौन सी फिल्म थी जिसकी कास्टिंग में आप लोग यार हम एक्चुअली जैसे बोले ना, हम भी तो मेंटली थक जाते हैं ना, टीम भी थक जाती है ढूंढते। तो जब आप कास्टिंग में थक गए ना तब आपकी कास्टिंग बोरिंग हो जाएगी। अगर मैं दंगल में थक जाता, क्यों आमिर सर भी नहीं थकते हैं, नितेश तिवारी भी नहीं थकते हैं। आमिर सर यहाँ रोज आ रहे थे मैंने सुना। हाँ आई थिंक 1 साल तक। कब तक? नहीं, जब फाइनल शॉर्टलिस्ट होता वो 8-10 दिन तक रोज आते शॉर्टलिस्ट करने के लिए वहाँ पर। कभी उनके घर पर, कभी यहाँ वो आते थे। क्योंकि वो भी, अगर आपको नहीं लगता कि आमिर खान ही नहीं थक रहे तो हम कौन है थकने वाले। जब आप कास्टिंग में थक गए तो मतलब गेम ओवर। The reason I'm not tired of casting, I still love casting. I think I'm not tired yet. Okay. I still want to do more. Still make sure that I find more people. अभी धुरंधर भी आएगी, फिर किंग भी आएगी, रामायण भी आएगी, सन ऑफ सरदार भी आएगी, फैमिली मैन 3 भी आएगा, फर्जी 2 भी आएगा, टेलीग्राम 2 भी आएगा, फिर मालिक अभी आने वाली है, फिर अभी तन भी आने वाली है, फिर अभी ये धड़क 2 आने वाली है। अभी तुमने कहा अभी तो बहुत सारा, अभी और आनी है यार, तो बहुत सारा आने वाली है। और मुझे बहुत सारा आने वाला है। कभी भी थका नहीं, और एक्साइटेड। ब्लैक वॉलन 2 शुरू हो गया, हंसल मेहता का नया शो शुरू हो गया, अनुभव सिन्हा की नेक्स्ट फिल्म शुरू हो गई, विशाल भाई की उस तरह आने वाली है। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। एक्साइटमेंट में कई बार क्या है कि अब वो मिल नहीं रहा जो डायरेक्टर को चाहिए, कि यार क्या चाहिए इनको, यार मिल ही नहीं रहा यार। ऐसा होता है ना, क्योंकि अब होता है कि हर डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर बहुत आपके साथ, जैसे मेरा और हंसल मेहता सर का ऐसा ट्यूनिंग है कि हम लोग मिले भी नहीं तो हमारी कास्टिंग खत्म हो जाती है। फ़ोन पे ऐसा बात करते हैं, मैं ये भेज रहा हूँ, ये देखो बहुत अच्छा है। क्योंकि ट्यूनिंग है ना, 10-15 साल का एक्सपीरियंस। इम्तियाज़ के साथ भी वो कहीं वो कश्मीर में होंगे, मैं लंदन में होंगे, हम व्हाट्सएप में कि एक्टर है, तीनों में से ये बेटर लगता है, हो जाता है। आप किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करते हो और उनके साथ आपका जो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, लगता है यार फिट ही नहीं हो रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, टाइम तो लगता ही है ना। जैसे राजू सर के साथ शुरू में बहुत टाइम लगा पहली पिक्चर में। कौन सी फर्स्ट? पीके में बहुत टाइम लगा कास्ट करने में, लेकिन दूसरी तीसरी में तो आसान हो गया, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग सेट में वक्त लगता है ना। विशाल सर के साथ ऐसी ट्यूनिंग है कि वो कहीं मनाली में होंगे और मैं किसी और कंट्री में होऊंगा, हम मैसेज पे बात कर लेते हैं कि यार तो हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको एक बंदा नहीं मिलता। कास्टिंग में हमेशा ऐसा होता है, लास्ट के 1-2 रह ही जाते हैं। आप थक जाते हैं क्योंकि आपकी सारी एनर्जी शुरू में लग जाती है ना।
आइडियली जो भी नए कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन लोगों को मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा नीचे से भी कास्टिंग शुरू करो, क्योंकि शुरू के 10 में इतनी मेहनत कर देते हैं, बाकी 15 में वो स्टार्ट शोइंग द लेजीनेस। राइट, कुछ भी चिपका दो। क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है कि कब से ये प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो आइडियली स्टार्ट पीछे से भी करो। ठीक है, नीचे के जो वन लाइनर है छोटी घास जिससे पूरी दुनिया टर्शियरी माहौल सेकेंडरी बनती है, पहले मैं चूज करूँ। वो भी करो, क्योंकि साथ साथ वो भी करते रहो। आधा है सारी एनर्जी शुरू में 10-15-20 में इनको करने में लगे हैं, 2-2.5 महीने बाद आप थक जाते हो, यार अब तो खत्म स्टेशन जो भी है इसको दे दें। आई थिंक वहाँ पर आके जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर देखा है, दिस वी कैन इम्प्लीमेंट। यहाँ इन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीचे वाले भी जो 60 लोग हैं ना जिनसे पूरी दुनिया बनेगी, राइट, उस पर लेजी नहीं होने का है, क्योंकि वो आपकी दुनिया बनाएगी। वो आपकी दुनिया बनाएगी जो आपको लोग बोलेंगे कि अभी कि आसपास जितने लोग हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी टीम में जो एसोसिएट है उसके साथ असिस्टेंट है, बाकी जो लोग 2 मैंने बेटा तो नीचे में जितने लोग हैं ना उल्टा तो इधर से शुरुआत कर, ताकि तो उस पर काम उसमें काम कर, ताकि बीच में आके मिल जाओ, नहीं तो आप थक जाओगे। फिर आप लास्ट में फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कास्ट में, इसको भी ले ले, चल ठीक है यार खत्म हो जाए, एक ही सीन है यार, एक ही डायलॉग है, एक सीन और एक डायलॉग ही आपकी कास्टिंग है जो लोग आपको पसंद करेंगे जी। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट रॉकस्टार की कास्टिंग आप कर रहे थे, कोमित मिश्रा आप ही ने? जी मैंने प्ले देखा था। कौन सा प्ले देख के आपने उनको कास्ट किया? आई थिंक शंभू करके प्ले था, शंभू और बल्ली। उससे पहले मैंने उनका वो शक्कर के 5 दाने, माधव सर का प्ले, वो सब देखा हुआ है, क्योंकि वो भी मेरे सीनियर है ना एनएसडी से। अच्छा, हाँ, तो इन सबको मैंने बहुत सालों से देखा हुआ है। तो वो प्ले मुझे याद हो देखने गए थे तो वो करते, फिर उनके बहुत से एक प्ले बहुत से प्ले देखे हैं उनके यार। तो वहाँ से उन्होंने बिल्कुल फिल्मों से हाथ जोड़ लिया था। उन्होंने पहले एक बहुत फिल्म किया, फिर 22 सालों बाद उनको फिर बुलाया, ऑडिशन के लिए बुलाया, आए बड़े प्यार से। और फिर कुमुद भाई जब भी मिलते थे वो बात ज़रूर करते हैं कि यार वो रॉकस्टार का टाइम बड़ा मज़ेदार था। तो आपने थिएटर प्ले देखे उनके? बहुत देखता हूँ। और आपने उनको वहाँ से? मैं प्लेस बहुत देखता हूँ, मैं खुद भी खिड़किया थिएटर फेस्टिवल करता हूँ ना, मुझे बड़ा, और फ्री थिएटर फेस्टिवल है। अभी लोग मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला करो ना नाटक, करो फेस्टिवल में, करने वाले चाहिए। तो मैं प्लेस बहुत देख, आज भी मैं रात को प्ले देखने जा रहा हूँ 9 बजे, मनुष्य मकरंद देशपांडे का, पृथ्वी। सर बट ऐसी कौन सी वियर्ड जगह हैं जहाँ से आपने कास्ट किया है? जैसे आपने कहा कि ठीक है थिएटर तो जगह जहाँ से एक्टर्स मिलते हैं। आई थिंक मैंने जैसे मुन्नी जो है मॉल में मिली थी मुझे, गुड़गांव के एक मॉल में। ठीक है, वो तो इरफान करके जो बच्चा टिल्लर पार्टी का, वो रेड लाइट पे मिला था, व्हीली कर रहा था साइकिल के साथ। वो कहीं भी मिल जाते हैं ना एक्टर, कहीं कलाकार कहीं भी मिल जाते हैं। आपको देखना होता है, ढूंढ, कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी दुकान में जाओ, कहीं किसी पार्टी में जाओ, किसी शादी में जाओ, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता रहता है। ऐसा है। कोई ऐसा कमर्शियल एक्टर जो आपने नॉन एक्टिंग फील्ड से कास्ट किया हो और बहुत ही वियर्ड जगह से कास्ट किया? जैसे आपने कहा आपने सिग्नल से किसी को कास्ट किया। हाँ, इरफान है ना टिल्लर पार्टी का जो बच्चा था जी, उसको बिल्कुल भी नहीं आता था एक्टिंग, कभी सोचा नहीं था। उसको फॉलो किया मैंने, बच्चे को पकड़ा, बहुत तेज है। फटका का रोल उसने किया था टिल्लर पार्टी में, देन ही गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर टिल्लर पार्टी। वाओ, ऐसा तो होता रहता है, इट्स दिल रेगुलर काम है। 1 सेकंड यार पानी पी लूँ क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। 2 घंटा हो गया, पता नहीं पड़ा आपको? इससे नहीं पता लगा। हाँ, मैं तभी तो बोला आके करते हैं। तेरे को मज़ा आया कि नहीं? अरे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। मैं तो क्या बताऊँ सर, ये मूवमेंट है क्योंकि मैं तो कब से देख रहा हूँ आपको, ये लाइनों में खड़े रह के आज आपके साथ बैठने की इच्छा जो थी, मैं इसलिए आपको बहुत टाइम से चेस कर रहा था। मैंने तो खुद ही बोला ना, मैंने बोला ना कि मुझे तेरे साथ करना है, तो कहीं भी होता है फ़र्क नहीं पड़ता। जी, आपने मेरा पहला काम कौन सा देखा? यार मैं हिंदी का तो कुछ एक कर रहा था किसी के साथ, बहुत ठहराव से तो किसी के साथ हिंदी में बात कर रहा था। आई टेल यू द एक्टर, आई डिडंट इवन लुक एट द एक्टर, वाज ओनली लुकिंग एट यू। ओह वाओ। देन आई टोल्ड अविनाश लोहाना जी। मैंने उससे पूछा, बोले वो हिंदी में बहुत अच्छा करते हैं। मैंने रिकन्फर्म किया था। ठीक है, फेयर इनफ। एक सर बात मैं ऑब्जर्व कर रहा था आपकी जर्नी के अंदर कि जैसे आपने आमिर खान सर के साथ काम किया, आपने दंगल में कास्ट की उनकी, उसके बाद जो रिसेंट उनकी फिल्म आई सितारे ज़मीन पर, जब मैंने उसके क्रेडिट्स देखे तो कोई और कास्टिंग डायरेक्टर थे, टेस मैम और अनमोल आहूजा। तो जब कोई बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट या जो भी भाषा का उपयोग करते हैं, अगर वो उसने पहली फिल्म आपके साथ की और अब वो आपके साथ नहीं काम कर रहा, तो ड्यूड ये होता है बिजनेस में कि यार वो क्लाइंट मेरे पास आ जाए? नहीं, ऐसा थी। आई टेल यू व्हाट, मैं दंगल लाल सिंह चड्ढा कर रहा था, सितारों की जब बात हो रही थी, और ये जो डायरेक्टर है आर प्रसन्ना, ये अगर उनको किसी और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि टेस्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ है जिस हिसाब से वो काम करती है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। अब जो अगली फिल्म जो हो रही है वो मैं कर रहा हूँ। आई थिंक किसी के साथ आप यही बोलो कि वो मेरे साथ ही काम करे, कंडीशन नहीं कर सकते हो।
हर डायरेक्टर का अपना अपना कंफर्ट होता है अपनी अपनी टीम के साथ। आप उनके साथ जिसके साथ काम करना है उनको उनके साथ काम करना चाहिए। अगर 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 आमिर सर बोलते हैं कि क्योंकि आमिर सर बहुत लेट इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, तो जब मुझे मालूम है फिल्म की प्रोसेस हो रहा था, मैं लाल सिंह चड्ढा के उसमें एंड में तब ये शुरुआत हो रही थी। आई थिंक जैसे वो लापता लेडीज़ के टाइम पे मुझे याद है, आई स्पोक टू किरण ऑल्सो दैट टाइम, जैसे तो बहुत बिजी है लाल सिंह चड्ढा में। तो आई थिंक वो पता ही होता है, क्योंकि अगर आपको फुल अटेंशन चाहिए, उनको मेरा फुल डेडिकेशन चाहिए, अगर उस वक्त मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, उतना डेडिकेट नहीं कर पाऊँगा, तो उनका अधिकार है अगर उनको लगता है कि वो किसी और के साथ काम करें। और क्या आपको ये कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि अरे यार आपके यहाँ से क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट नहीं है यार, वो फिल्म मेकर है, स्टोरी टेलर है। उनको मेरी स्ट्रेंथ जो है, उनको अगर वो लगता है कि स्ट्रेंथ में टेस्ट बेटर है तो अच्छी बात है। बिजनेस ऐसा, क्योंकि ऐसा बुरा नहीं लगता है, ऐसा कुछ फील नहीं होता है। हाँ, कुछ रेगुलर जैसे अगर कल को किसी मेरे डायरेक्ट जितने साथ में, चाहे वंतल मेहता, अनुभव सिन्हा हो, चाहे विशाल भारद्वाज हो, चाहे आकिश मेहरा हो, चाहे इम्तियाज अली हो, अगर ये सडनली इनका कुछ चेंज होता है, देन एक पल के लिए लगे कि अरे क्या ऐसा कहने कर दिया, क्योंकि बहुत क्लोज हैं, बहुत इतने लगातार 15 साल, फिर आपको सोचने मजबूर हो जाएगी कि यार आपने या डिसऑनेस्ट किए या वो आपने उतनी मेहनत नहीं करी, क्योंकि ये लोग भी अल्टीमेटली हम सब एक काम के लिए जुड़े हैं ना। हो सकता है कल को हंसल मेहता मेरे साथ फिल्म नहीं भी करें, उसका पर्सनल रीज़न कुछ नहीं हो सकता, प्रोफेशनली हो सकता है उनको मेरा काम में लगे कि ये लेज़ी हो गया है या ये सेम लोगों को कास्ट कर रहा है और मेहनत नहीं कर रहा है, तो उनका अधिकार है कि ज़रूर साथ काम करने का। अगर मैं हर बार उतनी शिद्दत के साथ डिलीवर कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता भी अच्छा है, तो वाई विल दे चेंज। पर अगर उनको किसी और के साथ काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि यार मुकेश किसी और के साथ मुझे एक बार ट्राई करना है, तो एक दो डायरेक्टर है जिन्होंने मेरे लास्ट फिल्म बोला, मुकेश आई वांट टू ट्राई दिस न्यू गाय इन कास्टिंग, बिकॉज मुझे बहुत टाइम चाहिए और तू बहुत सारी फिल्में कर रहा है, मुझे एक बार ट्राई करना है। वो मुझे फ़ोन करके ट्राई किए, तो मैंने बोला बिल्कुल प्लीज़ डोंट वरी, क्यों रिश्ता भी संभालना होता है ना। पर आई थिंक कोई किसी को रोकना नहीं चाहिए, जो आपके साथ रहने वाला है ना वो रहने वाला है। मेक सेंस। अभी जो प्रोसेस है बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, कास्टिंग का। आपने एक फिल्म डायरेक्ट की, अब उस फिल्म में सब ने बात की, क्योंकि एक हम बहुत इनह्यूमन हैं मीडिया वाले, हमको व्यूज़ चाहिए होते हैं। मुझे उस जगह टच भी नहीं करना है सुशांत के बारे में, मुझे बात करनी है रहमान साहब के बारे में। आपने रहमान साहब के साथ मिलके मैजिक क्रिएट किया। मुझे पता नहीं कि उस फिल्म के म्यूजिक के बारे में लोग इतना कम बात क्यों करते हैं। यार आई थिंक मैं बताता हूँ, मैंने ना ये रहमान साहब से भी बात किया था जी, अभी रिसेंटली बात किया था, क्योंकि उस फिल्म का जब भी आप फिल्म की बात करते हो या म्यूजिक की बात करते हो ना, सडनली यू थिंक ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जी। तो आपके ऑलरेडी बातों में इतना एक सैडनेस और उदासी आ जाती है कि आप बहुत कम बात करना चाहते हो, क्योंकि सब कहना कि उस बात से इतना हर्ट, इतना दुख हुआ है जो भी लाइफ में हुआ, तो आप उस फिल्म की बात करते हो तो सडनली आप दिल बेचारा की बात करते हो, आप जो थिंक ऑफ सुशांत। तो आई थिंक उसी वजह से लोगों को, मेरे रहमान सर ने भी बोला था एक बहुत अच्छी बात कि दैट फिल्म बिलोंग्स टू हिम, वी ऑल शुड, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, दैट फिल्म बिलोंग्स टू हिम। आप कुछ भी बात करोगे घूम फिर के दिस विल टंग कम अराउंड टू सुशांत। आई थिंक जबकि वो म्यूज़िक, आई रिमेंबर वो सुशांत को जब पहली बार गाने सुनाए थे, आई रिमेंबर वो भी बहुत कि तारे गिन, वो भी, और मैं तुम्हारा, वो बार बार ये गाना सुनता रहता था। अच्छा। एंड आई एम वेरी हैप्पी देन जब मेरी प्रोड्यूसर रूचा पाठक फॉक्स ने बोला, मैंने बोला ही सेड हु डू यू वांट म्यूजिक, था रहमान सर। तो शी स्टार्टेड लाफिंग, शी सेड तू फर्स्ट टाइम फिल्म बना रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट ए आर रहमान। आई सेड या। तो और मैंने एज एन कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारी फिल्में करी हैं जहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक दिया है, चाहे वो रॉकस्टार हो, चाहे तमाशा हो, बहुत सी फिल्में, चाहे, तो मैंने को लगा कि यार मेरे को तो सर के साथ काम करना है। तो फर्स्ट डे हुआ कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, रहमान सर के वो काम करेंगे, तो मैंने बोला मैं उनसे बात करूँगा। आई मैसेज इन, इज इट कम। वो विराट और अनुष्का की शादी के लिए आए हुए थे, वो वहाँ पर गए हुए थे, तो मैं मिलने गया, मैं और शशांक के साथ गए। पहले तो मुझे बोले हाँ भाई, बिकॉज उन्होंने इतने सारे ओपनिंग क्रेडिट शेयर किया है अलग इतने सारी फिल्मों में, तो वो भी आएंगे सर अभी ये दूसरे तरीके से आपके पास आए। ये फर्स्ट टाइम मिले थे या पहले मिल चुके थे? नहीं, मिले बहुत बार, सोशली बहुत सारे मिले, सब मिले, लेकिन उन्होंने भी तो नाम पढ़ा है ना, क्रेडिट आते हैं तो सब नाम पढ़ते हैं ना। फिर जब मैंने बोला कि मेरी पहली पिक्चर है, तो मैंने उनको कहानी सुनाने के लिए शशांक को लेकर गया। उन्होंने आधा घंटा कहानी सुनी, जब तक मैं लिफ्ट से नीचे आया उनका मैसेज आएगा आई एम डूइंग इट, आई फॉरवर्ड दैट। मैंने वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया फॉक्स को और रूचा को, ऐसे सर इज ऑन। शी फील लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल, इज ए आर रहमान।
आई सेड बिकॉज मैंने ऑनेस्टली से उनको बोला मुझे आप भी चाहिए और आपकी वही फिल्म बनेगी नहीं. तो he loved it and he started the music. And the process of creating a music and looking at Rahman sir sitting in front of me and creating music for my film and Amitabh Bhattacharya writing, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता था कि रहमान सर म्यूज़िक कर रहे हैं, अमिताभ भट्टाचार्य लिख रहा है और मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ. ये फीलिंग कुछ और ही फीलिंग होती है यार. उनके चेन्नई वाले म्यूज़िक स्टूडियो में रह कर जब चीज़ों को देखना, उन्होंने मेरे सामने वो फिर क्रिएट कर रहे हैं, इधर पियानो में बैठे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं लगातार, फिर आ रहा जा रहा. वो मतलब ऐसी सररियल दुनिया लगती है कि आपने इतने सालों से बचपन से उनको सुनते आए, उनके गानों पे ट्रिप किया है, उनके गानों पे आपने डांस किया, उनके गानों को आपने फील किया है दैट ही इज़ डूइंग अ म्यूज़िक. और क्या ब्रीफ दिया था आपने उनको? जैसे हम तारगन की बात करते हैं, आप क्या ब्रीफ दे और रहे पूरी स्टोरी उनको सुनाया था ना. अच्छा. लव स्टोरी है और ब्रोकन हार्ट है, लव स्टोरी है. तो मेलोडी के साथ साथ देयर इज अ सैडनेस इन द होल म्यूजिक, देयर इज द टेंशन, देयर इज स्ट्रेस. तो उनको मैंने बोला तो बोले क्या अंडरस्टूड. हम लोग बैठ के फिर अभी वो पूछते थे कि अच्छा है, और मुझे लगता था ही इज आस्किंग मी कि अच्छा है. तो उनको ये बोलना कि सर थोड़ा और बेटर हो सकता है क्या, तो वो जिंदगी का जो मतलब ऐसा बोलते थे, हंसते बैठे इतने प्यार से, पर ही ऑलवेज है ना, ही गिव यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट. राइट. आपको ऐसा फील होता है कि यार जीनस है यार याद में. तो उनको ब्रीफ देते थे, बैठते थे, अमिताभ भट्टाचार्य लिखते थे, फिर म्यूज़िक बनाते थे, फिर लिखते थे, फिर अच्छा आता था, ये करते हैं. फिर उन्होंने खुद ही, आई डोंट नो, बहुत कम लोगों को मालूम, उन्होंने मेरा BGM भी उन्होंने किया और उनका चार्ज भी नहीं किया. उनको इतना मज़ा आ रहा था प्रोसेस में, उन्होंने चार्ज भी नहीं, उन्होंने फिर 1-2 गाने एक्स्ट्रा भी करके दिए कि जी भी कर, वो भी कर. फिर वो बार बार आए, एक्स्ट्रा कराया. फिर उन्होंने जो भी लास्ट में भी जो ट्रिब्यूट किया वो सब उन्होंने खुद किया. आई थिंक वो भी जो यहाँ वाला आदमी होता है ना, वो ना फिर इससे ऊपर, दिल के बाद भी ऊपर ही जाता है. वो फिर कनेक्टेड होता है स्पिरिचुअली. वो दिमाग के आदमी नहीं है. तभी वो अच्छा आर्ट क्रिएट कर पाते हैं आई थिंक. हाँ, वो दिमाग के आदमी नहीं है, कैलकुलेशन वाले आदमी, दिल वाले आदमी. उनके म्यूज़िक, अगर आप उनके चेन्नई स्टूडियो में कभी जाओगे ना, आपको लगने लगता है कि आप टेम्पल में आए हो. ओके. और आपको जाते ही एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है कि आपको लगने लगता है कि कुछ सही हो रहा है. ऐसी जगह है, यू एंटर द प्लेस एंड यू फील कि you belong to this place and this place belong to A.R. Rahman, this place belong to ऊपर वाला. It's that beautiful place he created. और उस टाइम शायद आपको फील आया होगा कि दिल्ली से यहाँ तक. हाँ, उस वक्त थोड़ा लगता है, क्योंकि मैं जिसको भी बोलूँ मेरी पहली पिक्चर है, म्यूज़िक कौन कर रहा है, तो बोलते क्या, क्योंकि बहुत सारे बड़े डायरेक्टर भी हैं ना जिन शायद रहमान सर को ट्राई करते हैं मिलने की, और कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार नॉट बैड, हाँ, यू डन इट, अच्छा लगता है. तो मुझे DOP भी मेरे सेतु, आफ्टर दंगल, तो सेतु ने फिल्म शूट किया. अमिताभ भट्टाचार्य जो इतना अच्छा लिरिक्स लिखते हैं, उन्होंने मेरे लिए गाने लिखे. अमित सुब्रो जो पंथाली के सारे बड़े बड़े सेट बनाते हैं, उन्होंने मेरा वो किया. आरिफ ने और राजू सर ने एडिट पे वो किया. तो इमेजिन करो कि अगर आपकी पहली पिक्चर हो, सैफ अली खान ने यस किया कि चलो आई डू द गेस्ट अपीयरेंस, कुछ भी, मतलब आपको लगने लगता है कि इम्तियाज अली ने पूरा सपोर्ट किया जमशेदपुर के लोकेशन के लिए, उनके फादर ने. अच्छा. तो मतलब आपको लगने लगता है कि ये मतलब क्या हो रहा है, मैजिक हो रहा है. सारी बड़ी पावर्स आपके साथ थी. या तब बड़ी पावर आप, बस. क्या बात है सर. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि PR टीम ने कहा था. ट्रेटर्स आपने एक शो किया रिसेंटली, बहुत जल्दी में, आपको लेट भी. वो डर गए थे ना मुझसे, क्योंकि मैं उनको आउट कर देता, क्योंकि मैंने शायद 1-2 बार बोल भी दिया था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. अच्छा. पर आई थिंक उन्होंने मुझे एक शांत और ऐसा ग्लैड, उन्होंने मुझे बहुत डिग्निफाइड शांत आदमी रखा, जबकि मैं समझ गया था सब. तभी मैंने बोला था कि एल्लास ट्रेटर है, उसके अगले दिन ही मुझे मार दिया जी पूरब ने. तो चौथे एपिसोड में मुझे मारा. आई थिंक जिसका वो मर्डर करते हैं उसी का मर्डर करते हैं जिनसे उनको डर लगा. यू वर थ्रेट फॉर देम. जब थ्रेट होते हैं तो डर जाते हैं. पर आई हैड अ ग्रेट फन ऑन दिस शो. ओके. द वे अमेजोन प्रमोटेड, मुझे हमेशा लगता है कि मैंने अपनी कोई PR टीम नहीं रखी है, जब मैंने अपनों को प्रमोट नहीं किया. बाकी मैं सब लोगों को देखता हूँ, क्या इतना सारा प्रमोट कर रहा, मैंने क्यों नहीं किया. बट जो भी हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ. हैड अ ग्रेट फन. पीपल मीट मी ऑन द रोड, कह रहे आपको ट्विटर में देखा, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी डिग्निफाइड, आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं करा, स्कीम नहीं की. मैंने बोला अरे यार मतलब अच्छा किया कुछ. तो मुझे बहुत मज़ा आया. आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लाइफ का. अगर ऐसे कुछ और भी इंटरेस्टिंग शो मुझे लाइफ में मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा.
क्या बात है। सर मुझे एक पर्सनल बात आपसे शेयर करनी है। जब मैंने ठीक ठाक सिनेमा देखना स्टार्ट किया था, अभी हाल ही में 2016-15 की बात है, तो उस समय मैंने वासेपुर रिविज़िट की थी और एक सीन के अंदर राजकुमार राव के साथ एक इंसान बड़ा नाच रहे थे, लौंडा डांस, और नाच भी इस रहे थे कि कोई देख ही नहीं रहा। मैंने कहा ये इंसान कौन है? जब पढ़ना शुरू किया तो पता पड़ा ये इंसान वो हैं जो लोगों को स्टार बनाते हैं। तो मन हुआ कि अगर अभिनेता बनना है, इस तरफ आगे बढ़ना है, तो इस इंसान से कभी ना कभी मिलना पड़ेगा। आज जो मेरे टेक अवेज थे आपसे सर कि इट्स स्टिल डे वन, और मैं वो इनोसेंस बहुत कम लोगों में देख पाता हूँ, जो आपकी इनोसेंस है, चाहे वो टॉयज़ खरीदना हो या चाहे आज भी उसी एक्साइटमेंट के साथ उस करियर को परस्यू करना। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। थैंक यू यार। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके साथ बैठ सका। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आई एम जेन्युइनली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस विद यू ऑनेस्टली। मैं हमेशा, मैंने पहले भी बोला ना कि तुम कहीं पे भी होते, हमारा खुद का भी चैनल होता और चैनल में 4 लोग भी फॉलो करते तब भी मैं करता। थैंक यू। क्योंकि मुझे यार लोगों के साथ करना रहना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। आई विश कि मुझे नहीं लगा था कि कितने समय से हम बात कर रहे हैं, अब कितना इन्फॉर्मेटिव लोगों के लिए होगा, कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे, पर हमने जो किया हमें पता कि दैट वी वर राइट एंड ऑनेस्ट। बट ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात करना भूल गया, जिस पे आपको बात करनी थी, तो हम अब बात कर सकते हैं। आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जितने भी लोग इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो एक तो स्ट्रगल वर्ड को यूज़ करना बंद कर दे। और आजकल ना बहुत ईजी हो गया है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस को, मेरे को काम नहीं मिल रहा, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब एक्चुअली में डिप्रेशन होगा ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो स्टॉप यूजिंग दिस बिग वर्ड्स सो कैजुअली कि मैं बहुत लो हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। क्योंकि जब एक्चुअली में ये बीमारी होती है ना, तो आप मेडिसिन में होते हो, आप पिल्स में होते हो, तो आप इस प्रोसेस में हो, काम की तलाश में हो, तो जितना हो सके अपने आप को खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका वो फ्राइडे कब आने वाला है, आ जाएगा या 10 साल बाद आएगा। आपने ये फील्ड खुद चुना है, या तो आप खुश रहिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। और आपके पास किसी भी तरह का कोर्स करने का पैसा नहीं है, और कोर्स करना ज़रूरी भी नहीं है। अब नाटक कर लो यार, और उस प्रोसेस में नेगेटिव होना बहुत आसान है कि इसको काम मिल गया, इसकी जान पहचान होंगी, इसको जुगाड़ होगा, ऐसा किसी के बारे में मत सोचो। अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक्टर को बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ अपने पीस का ध्यान रख, बाकी सब भूल जाओ। ये जब आपकी जर्नी थी और आप जब उस फेज से निकल रहे थे कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कास्टिंग, मैं बहुत खुश रहता था। तो उस टाइम यही काम आया आपकी चीज़? यही काम आया, मैं बहुत खुश रहता था। पॉजिटिव रहना। मैं काम नहीं होता था तो मैं तकमांशु दूलिया के ऑफिस में चला जाता था 1:45 बजे के आसपास, ताकि वहाँ पे ना खाना मिलता था फ्री में। तो टिशू भाई का वेट करते थे, पूछेंगे अरे कहाँ जा रहे, खाना खा के जाना। तो हम लगते चलो आज का लंच तो हो गया। फिर कभी किसी दूसरे के ऑफिस में चले गए, आसपास घूमने लग गए। आई थिंक वो हंसते खेलते, मेरे जो रूममेट है, एक धीरेन्द्र द्विवेदी है, एक विक्की सिंह है, आकाश दहिया है, हम लोगों ने बहुत मतलब उस टाइम को इतना एंजॉय किया। और आज तक तभी हम साथ में है ना। विक्की भी साथ में काम करता है, आकाश छोटे भाई की तरह है, वो इतने सारे एक्टिंग करता है, धीरू अपना नाटक करता रहता है। हम सब भी आज भी इसलिए थिक हैं क्योंकि हमको लगा कि वही तो ज़िंदगी है। हम दुखी नहीं थे। मैं जो देखता हूँ ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हमारे यहाँ के मोस्टली यंग एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर दुखी थोड़े लगते हैं यार। सोशल मीडिया पे इतने हैप्पी दिखते हैं, उनको मिलो तो लगता है कि यार दुखी क्यों यार। यू शुड बी हैप्पी दैट यू चूज दिस फील्ड, आपकी मर्जी से चुना। आप उस फील्ड में हो जहाँ पे आप अपनी हॉबी को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको देखेंगे। आपको आज काम नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, 1 साल बाद मिलेंगे, एटलीस्ट खुश तो रहो। तो खुशी नहीं है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे की, मैं तो बच्चे की तरह एक्साइटेड रहता हूँ यार, हमेशा बच्चे की तरह एक्साइटेड रहता हूँ। जोक्स नहीं पढ़ते हैं, सब डबल मीनिंग जोक्स की तरह बात करते हैं। अरे हंसो, जोक्स पढ़ो, खाना खाओ, मस्त रहो, दोस्तों के साथ जाओ प्लीज़ यार। ये इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में, इतना सिंसियर बनने के चक्कर में थोड़ा सा टेंशन हो गया है। आपका ना ह्यूमन मर रहा है यार। आई थिंक ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर जिंदा रखना, और खुशी से हमने ये चीज़ चूज़ की है तो खुशी से ही करते हैं। आपने चुनी है ना, आपको बंदूक तो किसने रखा नहीं है। बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ कि मैं अगला पॉडकास्ट आपके साथ करूँगा अकेडमी के बाद। पक्की बात है, हम भी बहुत जल्दी करेंगे, और 5 घंटे करेंगे। डन। और मैं पर्सनल जानूंगा आपको, काम को साइड में रख के। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट टाइम ऑल द ग्रेट विशेस टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। अकेडमी के बाद पहला पॉडकास्ट आप मुझे देंगे। थैंक यू, डन। दिस इज द डील, डन। प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।